नमस्कार. मी ज्ञानेश्वरी बिरादार या वेबिनारमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते. एके म्हणजे मराठा एंटरप्रेन्योर्स असोसिएशन ही संघटना 2014 साली आपले काही सीनियर मेंबर्सनी उद्योजकांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या रिसोर्सेस, मार्गदर्शन आणि मदत करण्यासाठी स्थापन केली होती. MEAची सुरुवात पुण्यातून झाली आणि आज वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ही आपण नवीन सेंटर्स चालू करतोय. आपले आजपर्यंत 800+ मेंबर्स झालेत. एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी आपण आतापर्यंत बरेच व्हॅल्युएबल सेमिनार्स आणि वेबिनार्स घेतले आहेत आणि लॉकडाऊन पासून आपण वेबिनार सिरीजही चालू केली आहे, ज्याचा बरेच फायदा आपल्या अटेंडीजना होतो. मागच्या वर्षी अचानक लॉकडाऊन झाल्याने ऑलमोस्ट सगळेच बिझनेस प्रभावित झालेले आहेत आणि बिझनेस कम्युनिटीवरती बराच निगेटिव्ह इफेक्ट झालेला आहे. सो बरेच नेगेटिव्ह टेंडन्सी ही झालेली आहे. म्हणून आज हे आपला वेबिनार लॉकडाऊन नंतर व्यवसायात आलेल्या नैराश्य घालवण्यासाठी नेमके काय करायला पाहिजे या विषयावरती आहे. आय होप आजच्या आपल्या ह्या वेबिनारचा सगळे प्रोफेशनल लाईफमध्ये आणि पर्सनल लाईफमध्ये सगळ्यांना फायदा होईलच. सो आय रिक्वेस्ट सगळे अटेंड करतीलच. आणि आता मी पुढे अंकुश सरांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी MEA बद्दल बोलावे. अंकुश सर. नमस्कार. आजच्या आपल्या वेबिनार सिरीज मधला जो पुढील वेबिनार आहे 6 स्टेप्स फॉर बिझनेस, या आजच्या वेबिनार मध्ये मराठा एंटरप्रेन्योर असोसिएशनच्या सर्व सभासदांचं जे आज जॉईन झालेले आहेत ते सर्वांचं मी स्वागत करतो. आज ऍक्च्युली आपलं टायमिंग बदली झालं, 4चं 5 केलं आपण. दर शनिवारी आपलं संध्याकाळी 4ला असतं, तर बऱ्याच लोकांना ते पण थोडं कन्फ्युजन झालंय. ते लोक आता जॉईन होतीलच. आपण जे काय मागील सेकंड लॉकडाऊनच्या नंतर वेबिनारची सिरीज चालू केली, त्या सिरीजमध्ये पहिले आरोग्य ज्या किंवा कोविडमध्ये काय घ्यायच्या काळजी आणि डॉक्टर्स ह्याचे सगळे झाल्यानंतर आपण आपला व्यवसाय, आपले कॅश फ्लो, आपण कुठल्या गोष्टीचे पथ्य पाळले पाहिजेत, बिझनेस कसा केला पाहिजे, ह्या दृष्टीने आपण बरेचसे सिरीज घेतलेले आहेत. आज आपण श्री चतुर्वेदी सरांचं 6 स्टेप्स फॉर बेटर बिझनेस हा नावाचा वेबिनार अरेंज केलेला आहे. आज मी चतुर्वेदी सरांचं आपल्या MEAच्या प्लॅटफॉर्मवर स्वागत करतो आणि त्यांचा यथोचित परिचयही आपल्या ज्ञानेश्वर करतीलच. आणि मी पण चतुर्वेदी साहेबांचा एक कार्यक्रम अटेंड केलेला आहे आणि त्यामध्ये मला त्यांच्याकडे जे काही आपला व्यवसाय वाढण्यासाठी ज्या स्किल लागतात त्या दृष्टीने त्यांचं जे मार्गदर्शन आहे ते मला पर्सनली त्याचं खूप मोलाचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. आणि आपल्या आजच्या वेबिनार नंतरही आपल्या सभासदांना पण त्याचा फायदा होईल अशी मला खात्री आहे. ज्ञानेश्वर सांगतो की पुढे तुमचा परिचय करून द्यावा आणि कार्यक्रम चालू करावा. धन्यवाद. थँक्यू सर. आता आपले स्पीकर सरांच्या इंट्रोडक्शन साठी योगीराज सर आहेत. नमस्ते. एक्सलन्स इन बिझनेस, एक्सलन्स इन लाईफ हे कोट सांगितले आजचे आपले स्पीकर संजय चतुर्वेदी सरांनी. त्यांच्याबद्दल तुम्हाला थोडक्यात माहिती देतो. Sanjay Chaturvedi sir holds a double MBA in marketing from Symbiosis Institute of Business Management, which he did in 1990, and finance from Symbiosis Institute of Business Management, which he pursued in 1995. He also has a diploma in computer studies from NCC UK with distinction. He has a graduate degree from Ferguson College as a BSc in geology with distinction, where he stood 4th in the University of Pune. Sanjay sir has over 2 decades of corporate experience in India as well as United Kingdom, South Africa, Germany, and Indonesia with leading IT service companies. Prior joining Action Coach, Sanjay sir was a vice president and geography head, India and MEA at Birlasoft. Sanjay sir has a set up operations from scratch overseas in both Germany and South Africa. He has managed large-scale terms and coordinated cross-functional delivery team to drive value for the client and revenue and profit for the company. He ensured high customer satisfaction, sources, and client retention. Growth of accounts working together with delivery teams. He has won several excellence awards along with the way from the VC and MD, Zensar, and from MD at NIT, where he spent most of his years in corporate sector. Currently, Sanjay sir is CEO, Managing Director of Action Coach India, as well as himself being a certified business and executive coach. Action Coach is the world's #1 business coaching firm
and coaches 15,000 businesses in 39 countries on a weekly basis. Sanjay sir's passion is to work with ambitious business owners, and he derives pride and satisfaction from seeing their business taking wings. His aim is to bring abundance in India through business, re-education, and play a significant role in India's journey to become a powerhouse economy and make its trust with destiny and true global leader. He will do so by not only working with select business owner himself, but by employing coaches and franchisees across the India and subcontinent. Yeah, thank you. Thank you very much, Yogesh. Shall I, with that fantastic introduction, thank you to Ankush sir and MEA ये मौका देने के लिए। तो मैं थोड़ा हिंदी, मराठी, इंग्लिश ऐसा मिक्सचर करके बोलने वाला हूँ, तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। एक्चुअली मेरा जन्म हुआ है जलगांव में और मेरे फादर यहाँ पे IPS ऑफिसर थे, तो हम लोग सब जगह ट्रैवल किए, लेकिन हमारा पढ़ाई हुआ बिशप स्कूल में, जहाँ पे कोई भी अलग भाषा से बोल अलाउड ही नहीं था, सिर्फ ओनली इंग्लिश वाज अलाउड। तो मैं हिंदी, इंग्लिश और मराठी ऐसा कॉम्बिनेशन करके चलूंगा। आई होप दैट इज ओके विद एवरीबॉडी। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरा दोस्तों, और इसमें आप प्लीज जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना मजा आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि प्लीज जितना आप शेयर करेंगे, शेयर कैसे करना है, आपने म्यूट पे रहना है लेकिन दोस्तों, लेकिन ये जो चैट विंडो है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैं चैट विंडो को देखता रहूंगा और उसका जवाब देते रहूंगा। 6 स्टेप्स टू अ विनिंग बिजनेस। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सही तरीका होता है बिजनेस बिल्ड करने का, और एक तरीका होता है कि एक्सपीरियंस से बिल्ड किया मैंने। ज्यादा करके मैं जब बिजनेस ओनर से बात करता हूं तो बोलते हैं हमने कैसे सीखा बिजनेस, एक्सपीरियंस से सीखा। तो जब मैं उनको पूछता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, तो बोलते हैं गलतियां बहुत करी सर। तो मैं उनको पूछता हूँ फिर गलतियां का कॉस्ट क्या था, और समय भी गया और पैसा भी गया। तो ये हमने क्या किया है, 28 साल का एक्सपीरियंस है एक्शन कोच का भी, 85 कंट्रीज में है अभी हम लोग, और करीब 30,000 बिजनेसेस को हर हफ्ते कोच करते हैं। उसका जो एक्सपीरियंस आया अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग कंट्रीज का, उसको हमने डिस्टिल करके 6 स्टेप का प्रोसेस बनाया, जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इसमें क्या है, कुछ भी ऐसा एकदम अनोखा नहीं है, और इसमें से आप जब 6 स्टेप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा इसका किया हुआ है, लेकिन पूरा पिक्चर ज्यादा करके बिजनेस ओनर्स के पास, क्योंकि ये स्ट्रक्चर उन्होंने मोस्ट टाइम, अगर उन्होंने हमारा वेबिनार नहीं अटेंड किया है तो वो मोस्ट टाइम उनको ये स्ट्रक्चर और ये क्लैरिटी इतना नहीं रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं बिजनेस री एजुकेशन। विद रिस्पेक्ट, आप लोग बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं, और मैं हर एक अपने जो क्लाइंट्स हैं, करीब 200 क्लाइंट्स के आसपास मैंने कोच किए हैं पुणे और आसपास, उनसे मैं सीखता ही रहता हूँ। और मैं अपना प्रोफेशन एकदम, आई एम वेरी ग्रेटफुल भगवान को कि मुझे ऐसे प्रोफेशन, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग ही मिलते मुझे, और उनसे इतने मोटिवेटेड रहते, इतने पैशनेट रहते, तो उनसे ही मुलाकात होती मेरी। लेकिन उनका मार्गदर्शन करना विद दिस 6 स्टेप प्रोसेस, वो मेरा काम है। उनको उनके पूरे पोटेंशियल पे ले जाना, उनको उनके लक्ष्य की तरफ जल्दी लेके जाना, वो कोच का काम होता है। जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोच काम करता है, शास्त्री कभी विराट कोहली की टक्कर का नहीं है बैटिंग में, वैसे हम लोग बिजनेस ओनर्स तो बिजनेस ओनर्स हैं, लेकिन हम लोग उनको क्या बोलते हैं, किस तरह से वो जल्दी पहुंच सकते हैं अपने गोल की तरफ, उस तरफ लेके जाते हैं। तो प्लीज जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे चैट विंडो में उतना अच्छा। तो मेरा जो लक्ष्य है आज के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स बैठे हुए हैं, तो मेरा उद्देश्य ऐसा है कि आपका जो टाइम आप दे रहे हो मुझे, उसका आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो मैं 3 एरियाज पे फोकस करने वाला हूँ यहाँ पे। एक एरिया है कैसे मैं अपना सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाऊं। अभी ये कोविड सिचुएशन से बाहर निकलना है, मेरे को रिकवर भी करना है और टेक ऑफ भी करना है, तो ये कैसे करूं, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स एक भाग है। दूसरा है मेरा टाइम कैसे प्रोडक्टिवली यूज हो, मेरा और मैं अपनी टीम से
कैसे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर पाऊं, और तीसरा अच्छी टीम कैसे क्रिएट करूं मैं। तो अपने चैट विंडो में प्लीज आप मुझे बताइए टाइप करके कि ऑप्शन 1, 2, 3 विच इज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी ऑप्शन है, या तीनों हैं। प्लीज आप अपने चैट विंडो में प्लीज टाइप कीजिए कि ऑप्शन 1 में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है तो 1 टाइप कीजिए, ऑप्शन 2 में, अगर 3 तो ऑल 3 तो 3 टाइप कीजिए। एक रिस्पॉन्स आया है दोस्तों, अच्छा नहीं काफी आए हैं, ऑल 3। सिद्धराम जी थैंक यू, राजेश जी 3, प्रीति देशमुख 1, मनीष कुलकर्णी इज सेइंग 2, प्रथम ऑप्शन 3, ऑल 3 1 1 2, ओके फैंटास्टिक। तो थैंक यू 1 1 1 and 3, all 3, योगीराज जी ग्रेट, विदुलता जी सेइंग 3, ऑसम, ओके। ये तीनों पॉइंट्स कवर होने वाले हैं अपने, लेकिन मेरा पूछने का ये मतलब था तो मुझे कहाँ पे एम्फेसिस ज्यादा देना है, इसलिए मैं तीनों पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ मैं आपके साथ। तो कैसे सेल्स और प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज करना है, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो कैसे बनाना है, अपनी टीम का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, और अच्छी टीम कैसे रिक्रूट करना है और उनको मोटिवेट करके उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकालना है। तो ये एक्शन कोच के बारे में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे पास महेश जी ने मुझे बताया कि मेरे पास 1 घंटा ही है तो मैं थोड़ा पहले से ही थोड़ा वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस कोचिंग फर्म ये एंटरप्रेन्योर मैगजीन हमें मानती है, क्योंकि हम लोग 85 कंट्रीज, 82 नहीं अभी 85 हो गया, 1000 कोचिंग ऑफिस के ऊपर हैं और 27 साल प्लस के एक्सपीरियंस है। विजन क्या है इस कंपनी का, वर्ल्ड अबंडेंस थ्रू बिजनेस री एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है, और हमको जल्द से जल्द ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस का लेबल उनसे हटा के उनको लार्ज बिजनेस में लेके आने का, लिस्टेड कंपनी बनाने का उनको। और जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन सबके लिए होगा। तो अगर हमने सफिशिएंट नंबर कंपनी के साथ ऐसा काम किया तो यानी हमने जहां पे भी हम एक्टिव हैं वहां पे खुशहाली हम लेके आए। तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि जब बिजनेस ओनर्स बोलते हैं कि मेरे 10x ग्रोथ चाहिए, और 10x ग्रोथ यानी ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन, और ज्यादा करके जॉब एमएसएमई सेक्टर में है, लेकिन ये एमएसएमई का लेबल ही हटा देना चाहिए, वर्किंग टुगेदर। ये दूसरा एक यूनिक चीज इनका है कि एक एक्शन कोच का हमारा 4 महीने का रिजल्ट गारंटी होता है। अगर 4 महीने में रिजल्ट नहीं आए तो कोचिंग इज फ्री। वी कोच 30,000 बिजनेसेस, ये अलग अलग कंट्रीज हैं। ज्यादा जिनको इंटरेस्ट है आप गूगल कर सकते हैं actioncoach.com हमारा वेबसाइट, और यहाँ पे इंडिया में भी है एक्शन कोच इंडिया, और मेरा जो फर्म है ब्रिजशिला एक्शन कोच, वहाँ पे भी आप गूगल करके देख सकते हैं हमारे बारे में। मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी कवर्ड, तो मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं स्पेंड करने वाला। लेकिन एक सवाल है, कैन आई बी योर कोच फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स मेंशन किया यहाँ पे। 1 घंटे में प्रयास करूंगा पूरी तरह से, 1-1.25 घंटे में कि ये कंप्लीट हो जाए। कैन आई बी योर कोच, कैन आई हैव योर परमिशन प्लीज। आपका परमिशन लगेगा मुझे खुशी से। थैंक यू प्रथम जी, मनीष जी थैंक यू। सबसे मुझे परमिशन चाहिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना मजा आएगा। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद, खूब धन्यवाद। ओके थैंक यू वेरी मच। बढ़िया बढ़िया, एक्सेलेंट। तो एज योर कोच, ये 2 शब्द है ना, इनको प्लीज अपने मन से हटाने पड़ेंगे। कौन से 2 शब्द है ये? आय नो, मला सगळं माहित आहे, मी खूप मोठा उद्योग उभं केलंय आधीच, राइट? दैट हैज टू बी केप्ट असाइड ये 1-1.5 घंटे के लिए। ये आई नो, क्योंकि ये आपका लर्निंग रोक देता है। आप ऐसे वेबिनार में आते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बहुत देखे ऐसे वेबिनार, अभी परेशान हो गए वेबिनार देख के, स्पेशली कोविड सिचुएशन में, तो ये आई नो आ जाता है दिमाग में, तो लर्निंग बिल्कुल बंद हो जाता है, अपना सबकॉन्शियस शट डाउन हो जाता है। और अगर बिजनेस ओनर सीखना बंद कर दे, अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर दे, तो उसका बिजनेस जरूर प्लेटो हो जाएगा, या फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट ग्रोथ होएगा या डी ग्रोथ होएगा।
बिजनेस इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ बिजनेस ओनर। जब तक बिजनेस ओनर अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहा है, कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया इंप्लीमेंट कर रहा है, दूसरों पे नजर रख रहा है, क्या चल रहा है, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, जो अच्छे लोग हैं मेरे फील्ड में वो क्या कर रहे हैं, उस पर नजर रख रहा है, तो वो कंटिन्यूस ग्रोथ के मोड में ही रहने वाला है। जो पड़ गया ये लूप में कि मला सगळं माहित है, वो वहां से उनका, जैसे अपने कॉर्पोरेट में उदाहरण है कोडैक कंपनी, नोकिया, ये सब कंपनीज क्या हुआ उनका, एक कंफर्ट जोन में चले गए। हम लोग एक बोलते हैं कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में चले गए, मुझे सब मालूम है, मार्केट डोमिनेंट, और अचानक से वो डिसअपियर हो गए। तो इसीलिए ये आई नो, ये 2 वर्ड हम लोग बैन करते हैं। इसलिए आपसे परमिशन मांगी थी कि मैं आपका कोच रहूं, ताकि ये माइंडसेट जो है अपना जो माइंडसेट है अप्रोच करने का, अपना बिजनेस को चाहे किसी भी चीज को, ये आई नो से हटके जहां भी आपको लगे कि हाँ ऐकलंय आधी, वहां पे इंस्टेड ऑफ आई नो आप सब्स्टिट्यूट करो इजंट दैट इंटरेस्टिंग, इजंट दैट इंटरेस्टिंग, तो माइंड फिर भी खुला रहेगा। आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं जो बुक्स मैंने बार बार पढ़ी हैं, फिर भी मैं उठाता हूँ उनको, और जब एक और बार उन पर नजर डालता हूँ तो कुछ ना कुछ नया उसमें से स्ट्राइक होता है। लेकिन आप बुक उठाएंगे ही नहीं अगर आपको ये आई नो आपके दिमाग में है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये आई नो एज योर कोच, आपने परमिशन दी मुझे, तो ये आई नो अपन हटा देंगे, राइट। एक भाग है कोचिंग का कि आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। अभी ये कोविड टाइम में जब अपने काफी सारे बिजनेसेस बंद भी थे, वो टाइम में अगर बिजनेस ओनर ने अपना स्किल एनहांस किया होता ऑन सेल्स, मार्केटिंग, टीम मैनेजमेंट, और थ्रू वेबिनार, थ्रू अप्लाइंग इट, तो जब वो लॉकडाउन तो कभी ना कभी खत्म होगा, ये वायरस कभी ना कभी तो जाएगा। जैसे हिस्ट्री में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स थे, तो देन यू विल बी रेडी फॉर टेक ऑफ। अगर प्लानिंग में ये टाइम यूज करके अपना प्लान बना लिया कि अभी सर्वाइव कैसे करूंगा मैं और टेक ऑफ कैसे करूंगा, लेकिन वो सब नहीं होगा अगर मैं आई नो मोड में हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, ये आई नो मोड, आई होप इट इज ओके, प्लीज टाइप यस वाई इफ इट इज ओके कि आई नो हटा देंगे। थैंक यू। इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं दोस्तों, कि आप जिन लोगों के पास टीनेज बच्चे हैं कोई है इसमें जिनके पास टीनेज बच्चे हैं, टीनेज यानी 13 to 19, उनको आपने कभी कुछ समझाने की कोशिश की है क्या? तो जब आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आजकल के बच्चे, हम लोग तो बहुत डरते थे हमारे डैडी से, हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते थे, लेकिन आजकल बोलते राव देव, वो आपका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है, मेरे को ज्यादा मालूम है। और वही जो टीनेज बच्चे थे, आप अपना, जिनके पास टीनेज बच्चे नहीं है, वो कभी ना कभी टीनेजर थे खुद, और जब आई बाबा ने उनको कुछ समझाने की कोशिश की, तो आप भी ध्यान में रखोगे आपने कैसा सोचा था। वो आई नो मोड से हटके, आजकल जब अपन बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, तो अपन आई नो नहीं करते, अपन ऐसा ऐसा करते, तू बोलते जा मुझे मालूम है लेकिन क्या बोलने वाला है तू तो इसलिए आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट हम्बली होल्डर हैंड्स कि ये आई नो अपन हटा देते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसको हम लोग बोलते हैं आर यू अबव और बिलो द लाइन। ये लाइन बीच में जो बनी है ना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ चॉइस। लाइन ऑफ चॉइस, आपका चॉइस है दोस्तों, या तो बिलो रहने का या अबव रहने का, या विक्टिम बनने का या विक्टर। ये जिंकणारा वरती असतं एंड हारणारा खाली, राइट। सो इफ यू लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस बिलो दिस लाइन, क्या आता है? 3 चीज आते हैं दोस्त, ब्लेम, एक्सक्यूजेस एंड डिनाइल। ब्लेम, एक्सक्यूजेस एंड डिनाइल। हाँ, ब्लेम मतलब किसी ना किसी के ऊपर मैं उंगली उठाऊंगा कि वो बिजनेस अच्छा नहीं है क्योंकि इसने नहीं किया, मेरी टीम अच्छी नहीं है, मार्केट अच्छा नहीं है, जब तक मोदी जी कुछ करते नहीं, निर्मला सीतारामन कुछ करती नहीं, जब तक चाइना का कुछ नहीं होता, तब तक मैं कुछ नहीं। तो ब्लेम या एक्सक्यूज, बहाना, या डिनाइल कि नहीं ऐसा इश्यू है ही नहीं। ब्लेम, एक्सक्यूज, डिनाइल इज अ श्योर साइन कि माइंडसेट इज रॉन्ग दोस्तों। और ये बिजनेस ओनर का जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होता ना, उसका टीम का चांस ही नहीं है चेंज होने का। ब्लेम, एक्सक्यूज, डिनाइल, इसका एक्रोनिम कैसे बनता है? बेड। जो बंदा इधर है, ही माइट एज वेल स्टे इन बेड, क्योंकि उससे कुछ कहीं जाने वाला नहीं है। किसी ना किसी को ब्लेम करने का उसको मिलेगा ही मिलेगा।
या तो टीम को ब्लेम करेगा, ओनर को ब्लेम करेगा, किसी ना किसी को ब्लेम करेगा। ब्लेम, एक्सक्यूजेस, डिनायल। इसके नीचे ये बिलो दिस लाइन यू गेट रीजन, कारणे, कारण, नाही झालं कारण, यू गेट हियर, राइट? एंड अबव दिस लाइन व्हाट यू गेट? ओनरशिप, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। इसका एक्रोनिम क्या बना? OAR, और अंग्रेजी में और, यानी मराठी में वल्ला। नौका मेरी है, वल्ला मेरे हाथ में, कितना तेज से मैं चलाऊं मेरे ऊपर है। बाहर कुछ भी हो, बाहर अगर कुछ भी हो रहा है, GST आ रहा है, ये आ रहा है, डीमोनेटाइजेशन आ रहा है, उसमें अपना कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल अपना अपने बिजनेस पे है। उसके बाहर की चीजों पे चर्चा करके कुछ फायदा नहीं। उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते गवर्नमेंट को, लेकिन अपना कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? जहां पे मेरा फुल कंट्रोल। ओनरशिप, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब चैलेंजेस तो आएंगे, जैसे कोविड आया है, आपका रिस्पॉन्स क्या है? जब ऐसा चैलेंज आया, लोग ब्लेम, एक्सक्यूज, डिनायल में चले जाते। थोड़े बिजनेस ओनर्स, जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स रहते हैं, वो बोलते इसका भी मैं कैसे, इसको, ये चैलेंज तो आया, इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं। हेल्थ वेल्थ अपना फैमिली को प्रोटेक्ट तो करूं ही करूं, और ये उसने बहुत नुकसान किया है हेल्थ वेल्थ पे, लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मैं क्या रिस्पॉन्स दे सकता हूँ ये चैलेंज को? और जो रिस्पॉन्स दिया उसका मैं अकाउंटेबल, मैं जवाबदारी लेता हूँ कि, एंड अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट मी, यानी फाइनल ओनरशिप इज विथ मी, इट इज योर शिप। तो बिजनेस का जो भी सिचुएशन है आपका दोस्तों, फिलहाल अच्छा है, बुरा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरे को ओनरशिप लेना पड़ेगा कि जहां भी है मेरा बिजनेस, मेरी वजह से। अगर टीम को मैं ब्लेम कर रहा हूं, तो टीम आई कैसे? मैंने ही तो चुने उनको, मैं ही तो सैलरी दे रहा हूं उनको। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो मैं ही टॉलरेट कर रहा हूं ना वो। जब तक बिजनेस ओनर ये अबव द लाइन नहीं आता उसका माइंडसेट, तब तक उसकी टीम भी नहीं आती, और नथिंग रियली प्रोग्रेसेस। तो ये माइंडसेट का स्लाइड आई नो नहीं होना चाहिए। ओनरशिप, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए आदमी में, नॉट ब्लेम, एक्सक्यूज, डिनाय। तो हम लोग कोचिंग शुरू करते हैं तो पहले ही हम लोग ये सब जगह प्रिंट करके लगा देते। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि MEA का जहां भी ऑफिस है अपना, रूपाली होटल के पीछे, वहां पे ये स्लाइड लगा दो आप। मैं आपको भेज दूंगा ये स्लाइड, और घोरपड़े साहब बढ़िया सा बना देंगे आपके लिए। लेकिन ये अगर सब जितने भी मेंबर्स हैं, सबने बोला कि नहीं हम ब्लेम, एक्सक्यूज, डिनाय में नहीं जाएंगे, हम ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हाउ टू ग्रो द मराठा बिजनेस ओनर्स ग्रुप, कि जस्ट लाइक हाउ आर शिवाजी महाराज हैड एम्पायर, वैसा एम्पायर बनाने का अपने को, राइट? एंड बाय द वे मैं आपको बोलना भूल गया, मेरा क्लासमेट फर्गुसन कॉलेज में, आप विश्वास नहीं करेंगे आप, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, मेरा जो क्लासमेट थे उदयन राजे भोसले साहब थे। उस टाइम हमको मालूम नहीं था कि ही इज उदयन राजे भोसले। हम उनको उदयन बोल के बस्ती करते थे हम लोग, बाद में पता चला, राइट? तो इफ यू वांट टू एक्सपैंड टू दैट लेवल, like how the great Shivaji Maharaj has done, then ownership, accountability, responsibility, उनके बहुत challenges थे, लेकिन उन्होंने ओवरकम करके वो विक्ट्री उन्होंने हासिल करी। इसलिए आज तक उनको कैसे भगवान के वैसा मानते हैं अपन लोग, नहीं क्या, इन महाराष्ट्र पर्टिकुलरली। तो ओनरशिप, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, विक्टर होना है, नॉट बिलो द लाइन। सो आई होप एवरीबडी इज ओके विद दैट। जस्ट गिव मी अ येस और अ नो प्लीज, येस और नो, आर यू ओके फॉर दिस वेबिनार? सब लोग अबव द लाइन रहेंगे, ए टाइप करो अगर अबव द लाइन, नहीं तो बिलो द लाइन का बी। फैंटास्टिक, महेश जी, मनीष जी, धामाजी जी, केदार जी, फैंटास्टिक। और ये कसम खाओ दोस्तों, क्योंकि थोड़े अपने फ्रेंड्स रहेंगे जो आज अटेंड नहीं कर रहे अपने साथ किसी कारण से, उनको ये समझाना जरूर कि बॉस माइंडसेट अपना कैसा रहना चाहिए, अबव द लाइन रहना चाहिए, नॉट बिलो द लाइन। और कोई अपना दोस्त बिलो द लाइन गया तो एक मजाक में या जिसमें उसको बोलने का कि जब भी तू बिलो द लाइन जाएगा तो तेरे को वैशाली में मेरे को ये खाना खिलाना पड़ेगा, या कुछ उसको पेनल्टी होना चाहिए। जब भी कोई ब्लेम, एक्सक्यूज, अपने कंपनी में भी कोई गया, कोई टीम मेंबर, एम्प्लॉई ब्लेम, एक्सक्यूज, डिनाइल में गया, अपन खुद गए, तो अपन ने ईमानदारी से वो मेरे सेशन में ऐसा रहता है कि कभी भी ऐसा हुआ
तो मैं बिजनेस ओनर को बोलता हूँ चलो 100 रुपए डालो वो डब्बे में, ब्लेम एक्सक्यूज डिनर में 100 रुपए डालो या 500 रुपए डालो, और वो पैसा इकट्ठा करके हम चैरिटी में दे देते या एक पार्टी करते टीम का। लेकिन ये माइंडसेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नहीं तो मैं कितना भी अच्छा आपको बता दूं 6 स्टेप्स प्रोसेस, अगर माइंडसेट नहीं है ना ये सही, आई नो मोड में नहीं है और अबव द लाइन नहीं है, तो कुछ इंप्लीमेंटेशन होने नहीं वाला है। और इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, नो एक्शन इज नो रिजल्ट। इसलिए हमने अपनी कंपनी का नाम भी रखा है एक्शन कोच। ज्ञान, देयर इज नॉलेज अवेलेबल प्लेंटी, आप ऐसा गूगल पे ले सकते हैं। हम लोग किस चीज में विश्वास करते हैं कि वीकली कोचिंग और वीकली इंप्लीमेंटेशन, उसमें हम लोग विश्वास, लाइक अ पर्सनल ट्रेनर, जिम में जैसा पर्सनल ट्रेनर, एंड होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पावरफुल पीपल इधर रहते हैं और पावरलेस पीपल इधर रहते। जैसे इसका एक उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा, एक लेडी थी, ट्रेन में से उनको किसी ने फेंक दिया, चोरी करने की कोशिश की, नहीं मानी वो, तो उनको फेंक दिया, तो वो जाके बाजू की पटरी पे गिर गई और बेहोश थी। दूसरी ट्रेन आई और उनके पैर कट गए। अरुणिमा सिन्हा, इनको गूगल कर लेना आप लोग। वो जब होश में आई हॉस्पिटल में, तब उन्होंने कसम खाई कि मैं एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। विदाउट लेग्स ऑन प्रोस्थेटिक लिम्स, अरुणिमा सिन्हा जी हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट क्लियरली अबव द लाइन। अपने तो सब हाथ पैर सब सलामत है, अब एडवांस स्टेट में रह रहे, सब फैसिलिटीज है, सब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्यादा करके। वी कैन ऑलवेज ब्लेम एंड वी कैन गो इनटू दैट मोड, लेकिन कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज अ मच मोर डेवलप्ड स्टेट। तो होगा उसका कैसे अपन फायदा उठा रहे, कैसे अपन ग्रो कर रहे। सो लेट्स मूव ऑन। ओनली फेलियर ए वर्कशॉप में इज द फेलियर टू पार्टिसिपेट। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको मैं गारंटी करता हूँ वैल्यू मिलेगा। पार्टिसिपेट कैसे करना है? चैट विंडो में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट कीजिए, नहीं तो म्यूट पे रहिए। दूसरा है, ये जो मोबाइल फोन है ना, इसको स्विच ऑफ रखिए या साइलेंट मोड पे रखिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये एक कभी लगता है कि ये बहुत पावरफुल चीज है, कभी ये नुकसानदायक चीज भी ऐसी साबित होती है। बहुत सारा टाइम इसमें जा सकता है। अभी मैं आपको ये 1-1.5 घंटा आपके साथ बिता रहा हूँ टू गिव यू वैल्यू, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं और मैं अभी उसको टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, आप इन द बिजनेस यानी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं, बिजनेस ओनर हैं लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में फंसे हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग इन द बिजनेस। ये आपका वर्किंग ऑन द बिजनेस टाइम है, ये आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइम है। इसमें से अगर आपने 2-3 कॉन्सेप्ट लेके इंप्लीमेंट कर दिए, बहुत फायदा होगा बिजनेस, राइट। सो लेट्स 100% पार्टिसिपेशन। Is that okay with everybody? Please type yes if you're okay. 100% participation. Why type करो अगर if you're okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. सबके लिए तालियां. Good response from the audience. Fantastic. Really appreciate it. Really appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. Let's move on. तो पार्टिसिपेट कैसे करना है दोस्तों? आपके पास नोट पैड और पेन अगर सामने है तो अच्छा है, होना चाहिए आपके पास। फोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड। अपने आप को म्यूट कीजिए। अभी देखो कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, राइट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये आपको जब इंटरेक्ट करना है तो चैट विंडो से इंटरेक्ट करें प्लीज। और आपके सवाल मैं सब नोट कर रहा हूँ, जवाब आपको मिलेंगे उसके, राइट। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सबसे कि आपके हिसाब से सक्सेसफुल बिजनेस कैसे आप जज करेंगे कि ये सक्सेसफुल बिजनेस है, ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है? क्या उसके कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेस है? कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों? उसके क्या इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं सक्सेसफुल बिजनेस के? कैन यू टाइप इन चैट विंडो, आपको क्या लगता है सक्सेसफुल बिझनेस म्हणजे काय? तुम्हाला काय वाटतं ते टाइप करा प्लीज. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए फॉर अ बिजनेस टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस? हैप्पी एंड ग्रोइंग वर्किंग टीम. थैंक यू प्रथम जी, थैंक यू वेरी मच. हैप्पी एंड ग्रोइंग वर्किंग टीम. व्हाट एल्स? फैंटास्टिक. व्हाट एल्स?
Profit, of course, Mahesh ji, of course. Profitable working business which can create legacy, repeat business from customers. Awesome. Profitable, good working team, good teamwork. Badhiya. Fantastic. More money, more progress, Rajendra ji. Autopilot mode, Kedar ji. More money. Delegation, innovation, growing profit year on year, good teamwork. These are all awesome. अभी मैं आपको एक्शन कोच का डेफिनेशन बताऊंगा. एवरी ईयर मिनिमम 10% ग्रोथ. 10% थोड़ा कम ही हो गया दामाजी सब. With respect, I'm saying. Shivanand ji saying good working team, fund planning, cash flow management, good brand, superb, awesome. तो अभी मैं आपको एक्शन का डेफिनेशन बताता हूं. इसको जरा प्लीज आप नोट कर लीजिए. आपके पास नोटपैड और पेन है तो प्लीज नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. तो कमर्शियल प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज, कमर्शियल अलग रंग में है, प्रॉफिटेबल अलग रंग में है. दैट वर्क्स ऑन सिस्टम्स विदाउट यू म्हणजे विदाउट बिजनेस ओनर बीइंग प्रेजेंट. थोड़े बिजनेस ओनर्स को ऐसे ही वेबिनार में पूछता हूं मैं, ऐसा सवाल पूछ लेता हूं. चलो, अगर मैंने आपका कोच, आपने मेरे को बनने का हक दिया है. अभी आपका कोच बोल रहा है आप कल से 3 महीने की छुट्टी पे हो. कितने महीने? 3 महीने की छुट्टी पे. फोन नहीं चलेगा, ईमेल नहीं मिलेगा आपको. कितने लोगों के पास सक्सेसफुल थ्राइविंग बिजनेस रहेगा जब वो लौट के आएंगे छुट्टी पे से? वो लोग टाइप करें वाई, बाकी लोग टाइप करें नो. प्लीज सवाल सुन लीजिए. 3 महीने की छुट्टी है कंपलसरी. नो फोन, नो ईमेल. कितने लोग वापस आएंगे और बहुत फलता फूलता बिजनेस रहेगा? तो ज्यादा करके नो 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 रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे. दत्ता जी, माने सिंह, वाई, सिद्धराम साठे. प्लस आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत ज्यादा होता है. खाना खाते वक्त भी सोच रहे हैं अरे वो पेमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो बैंक लोन सैंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो डील हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो डिस्पैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो उस दलदल से बाहर आने के लिए ये 6 स्टेप प्रोसेस बनाया गया दोस्तों. और मैंने आपको नोट करने के लिए क्यों बोला और ये अलग कलर क्यों है? क्योंकि कमर्शियल फर्स्ट स्टेप है, अपना फाउंडेशन स्टेप है. पहले अपने को एक कमर्शियल एंटरप्राइज बनाने का, फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाने का. प्रॉफिटेबल कैसे बनाने का? बाय गुड सेल्स एंड मार्केटिंग. तो प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो चाहिए अपने को, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो सेल्स एंड लेकिन पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फिर उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑन सिस्टम्स, दैट वर्क्स ऑन सिस्टम्स. थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस. विदाउट यू यानी टीम, जो टीम को ऐसा ट्रेन किया कि उनको वो सिस्टम ऑपरेट करके, और एट दिस स्टेज विदाउट यू आपने एक जनरल मैनेजर या सीईओ अपॉइंट किया आपके बिजनेस में और उसको ऑटो पायलट पे चला दिया. जैसा आप जब प्लेन फ्लाई करते हैं, पायलट होता है लेकिन ज्यादा करके प्लेन फ्लाइज इटसेल्फ. 80% ऑफ द टाइम प्लेन अपने आप उड़ता है ऑन ऑटो पायलट, एंड रेस्ट 20% टाइम ह्यूमन इंटरवेंशन लग सकता है. कमर्शियल प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज दैट वर्क्स विदाउट यू, ये एक्शन कोच का डेफिनेशन. डू यू ऑल अग्री विद दिस डेफिनेशन फ्रेंड्स? इज दिस डेफिनेशन ओके? Nowadays business is full-time job. Absolutely agree. A commercial profitable, and do you agree with this, everybody? And there are some very experienced business owners जो बैठे हैं यहाँ पे. We agree. Okay, awesome. तो इसका अभी the next step is the 6 steps. ये जो 6 steps का बात किया है, तो मास्टरी is the first step. कमर्शियल एंटरप्राइज बनाना है यानी मास्टरी. मास्टरी का मतलब ये हुआ कि जो केओस रहता है ना, केओस मतलब आप कोई बिजनेस में जाते हैं, वहां पे कंटिन्यूअस फोन बज रहा है. अरे वो आया क्या, वो गया क्या, वो डिस्पैच हुआ क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या. लॉट ऑफ एक्टिविटी, लेकिन जितना प्रोग्रेस होना चाहिए. शाम को बिजनेस ओनर को पूछा कि कितना अपना गोल की तरफ पहुंचे, वो नहीं बोल सकता है, लेकिन बहुत एक्टिविटी बहुत ज्यादा है. उसको हम लोग बोलते हैं केओटिक सिचुएशन. हाँ, तो मास्टरी सिचुएशन, मास्टरी मतलब एलिमिनेट द केओस इन द बिजनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ. फर्स्ट स्टेप. तो कमर्शियल एंटरप्राइज बनाने का है तो मास्टरी पहला स्टेप है.
सेकेंड स्टेप इज प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, मतलब नीश। नीश यानी मैंने आइडेंटिफाई किया मेरा टारगेट कस्टमर्स कौन है और उनको मार्केट कैसे करूंगा मैं, राइट। और मैं अपना मार्केटिंग टेस्ट एंड मेजर करके मुझे मालूम है कहाँ पे मुझे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे मिलता है मुझे, और वहां पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ ऑन मार्केटिंग। तो मेरे पास प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो है। मैं डिटेल में जाऊंगा, हर एक टॉपिक के डिटेल में जाऊंगा, और क्वेश्चन आए तो प्लीज ऐसे शांत मत बैठिए, सवाल आया ना तो प्लीज टाइप करिए। थर्ड स्टेप, जब प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो आ गया, उसके बाद में आ गया सिस्टम। सिस्टम मतलब लेवरेज। लेवरेज क्यों बोला हमने? लीवर अपन ने सीखा कि एक लीवर की वजह से अपन थोड़े एफर्ट से ज्यादा काम कर सकते हैं। सेम थिंग इन बिजनेस। बिजनेस ओनर ने हमेशा लेवरेज के बारे में सोचना चाहिए, यानी सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। कौन से सिस्टम्स लगा सकें, क्या ऑटोमेट कर सकें ताकि वो बिजनेस स्मूथली चल पाए। और जब वो बिजनेस स्मूथली चलने लगे तब या इसके साथ पैरेलली टीम को रिक्रूट करें जिसको सिखाएं ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करने, राइट। तो कमर्शियल प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज दैट वर्क्स विदाउट यू बिकॉज ऑफ द टीम। यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर बना रहे फॉर ग्रोथ। आफ्टर दिस सिनर्जी, ये लेवल पे ग्रोथ होता है, मैसिव ग्रोथ यहाँ पे होता है दोस्तों। पहले ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, हर एक का एक चेकलिस्ट है दोस्तों, इसका चेकलिस्ट है। तो मैं आपको चेकलिस्ट के सवाल पूछने वाला हूँ, आप अपने नोटपैड में खुद ही नोट करिए या चैट बॉक्स में डालिए कि ये है कि नहीं है आपके बिजनेस में। अगर नहीं है तो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये आपको करेक्ट तरीके से बिजनेस बिल्ड करना है। अगर नहीं किया वैसे तो वापस बाद में जाके उसको वो स्टेप वापस से करना पड़ता है, और उस टाइम उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है बहुत। जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं, अगर एनालिसिस और डिजाइन स्टेज में कैप्चर कर लिया आपने, इनफ प्लानिंग वगैरह करके किया, तो आगे जाके तकलीफ नहीं होता है। अगर बना दिया कुछ और फिर उसके बाद में उसमें चेंजेस करने का है तो फिर वो कॉस्टली हो जाता है। तो सिनर्जी इज एक्सपेंशन। लास्ट स्टेप इज रिजल्ट्स, कि आईपीओ लेके जाना है या पैसिव इनकम के लिए रखना है या बच्चों को सौंप के जाना है, जो भी है आपका जो रिजल्ट बिजनेस का। तो कमर्शियल प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज दैट वर्क्स विदाउट यू, डेफिनेशन है अपना। कमर्शियल म्हणजे मास्टरी, प्रॉफिटेबल म्हणजे निश, that works on system म्हणजे leverage, without you म्हणजे team, right? And then synergy is expansion, massive expansion and growth, and last stage is result, whether आपको IPO लेके जाना है या क्या करना है बिजनेस के साथ, the business owner decides, right? So this is the 6-step process in short. तो मास्टरी अपन पहला टॉपिक लेते हैं, जो डेफिनेशन का पहला भाग है, कमर्शियल एंटरप्राइज। तो 4 एरियाज लेते हैं दोस्तों मास्टरी के। अच्छा, अभी मैं आपको सवाल पूछने वाला हूं तो आपने उसका जवाब देना चाहिए, हाँ, खुद के लिए और चैट बॉक्स में। पहला है डेस्टिनेशन मास्टरी। डेस्टिनेशन मास्टरी मतलब हम जा कर रहे हैं बिजनेस को लेके, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपके पास क्लियरली रिटन पर्सनल गोल्स हैं तो आपका पहला पॉइंट चेकलिस्ट में यू आर ओके, कि आपको मालूम है आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू इन बिजनेस, कौन सा बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वर्ल्ड का, या आपके खुद के पर्सनल सपने क्या है, आर यू क्लियर ऑन दैट। अगर आप क्लियर हैं तो एक पॉइंट मिल गया। सेकंड, बेसिस आपके पर्सनल गोल्स। हाँ फ्रेंड्स, somebody responded yes you have that, fantastic. अगर रिटन गोल्स है तो यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ टू सक्सेस। ज्यादा करके लोगों के पास लिखे हुए गोल्स होते ही नहीं, तो अगर लिखे हुए गोल्स हैं ऑन 6 एरियाज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लर्निंग, स्पिरिचुअल एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी, 6 एरियाज में मेरे अगर गोल्स है लिखे हुए कि मेरे को 10 साल आगे क्या चाहिए, और वो 10 अगर मैं क्लियर हूं उसमें, तो मुझे मालूम है मेरा बिजनेस कितना बड़ा होना चाहिए टू सपोर्ट दोज पर्सनल गोल्स। हम लोग ये दोनों पर्सनल गोल्स और बिजनेस गोल्स को ज्वाइन करने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट प्रोसेस। ये हमारा पहला स्टेप होता है, गेटिंग क्लैरिटी। हाँ राजेंद्र जी, आप हाथ उठाए, आपको कुछ बोलना है राजेंद्र जी? यस सर, फैमिली जस्ट। हाँ बोलिए ना साहब। बच्चों के लिए या फैमिली के लिए हम लोग कुछ बिजनेस करने के लिए कोशिश करते हैं। नॉर्मली वी क्रिएट असेट्स फॉर आवर ओन चिल्ड्रन, दैट इज माय पॉइंट। ओके, ऑसम।
ऑसम, तो दैट इज योर वाई। तो आप अपने फैमिली के लिए अपने लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में आप एक पुरानी कहावत है, हाँ, प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर द रोड, डोंट प्रिपेयर द रोड फॉर योर चिल्ड्रन। प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर द रोड, डोंट प्रिपेयर द रोड फॉर देम। तो अभी बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे। पूना में आपने सुना होगा बजाज ग्रुप, नहीं क्या? बजाज ग्रुप और राहुल बजाज साहब क्या करते हैं, उनको तो ही कैन अफोर्ड एनीथिंग, लेकिन उनके बच्चे जाते जहां उनके स्कूल में, कहाँ जाते हैं? जहां उनके वर्कर्स जाते। कैसे जाते? बस से जाते। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो वैल्यूज डाल के रखना। नहीं तो क्या होता है साहब, आप अपने एसेट्स बना के रखेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को उसका वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वेल्थ वो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के आगे जाता ही नहीं है। तो ये मेरा सबमिशन है आपके लिए, लेकिन आपका गोल क्लियर है कि आप अपने बच्चों के लिए बिजनेस बना रहे हैं। फैंटास्टिक, यू आर क्लियर अबाउट योर वाई, डेस्टिनेशन मास्टरी। अच्छा, तो पर्सनल गोल क्लियर है, तो बिजनेस कितना बड़ा होना चाहिए वो क्लियर है, उसके लिए बिजनेस प्लान लिखा हुआ है, रिटन बिजनेस प्लान है, तो प्लीज टाइप यस। मेरे पास माझ्याजवळ लिहिलेलं बिझनेस प्लॅन आहे, काय करणार, मार्केटिंग प्लॅन, मार्केटिंग मी कसं करणार, राइट? बजट, कैश फ्लो ट्रैकिंग के लिए मेरे पास सिस्टम है। मेरे पास मेरा जो बिजनेस ग्रो करने का बजट के हिसाब से मेरा फोरकास्ट गोल्स मैंने सेट किए हुए, उसके ऊपर बजट मैंने बनाया हुआ है। तो प्लीज टाइप यस, अदरवाइज टाइप नो, एंड बी एज स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट एज यू कैन। ऑसम, सुपर। जिन लोग ने यस बोला, ऑसम। मैं आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट रिलेटेड टू अ चेकलिस्ट। अगर आप कर रहे हैं बढ़िया है, बहुत बढ़िया, और नहीं कर रहे हैं तो इससे जरा सोचने का कि इससे करना चाहिए कि नहीं, और इससे क्या फायदा हो सकता है मुझे। ये करने से क्या होता है, जो मोटिवेशन चाहिए अपने को, अपन क्लियर रहते क्यों कर रहे हैं अपन बिजनेस। तो जैसे उतार चढ़ाव आया, जैसे अभी कोविड की वजह से उतार चढ़ाव आया, मुझे वो, क्योंकि मेरे पर्सनल गोल्स क्लियर है, वो लाइट हाउस मुझे दिख रहा है दूर, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें हैं, मेरी नौका ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं वो पहुंच जाऊंगा वहां पे। अगर मुझे वो लाइट हाउस ही नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं कभी इधर जाऊंगा कभी उधर जाऊंगा, राइट? तो डेस्टिनेशन मास्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ मास्टरी, केओस टू कंट्रोल, फर्स्ट पार्ट ये होना चाहिए, और अलाइनमेंट होना चाहिए। कभी कभी जब हम फैमिली बिजनेस को कोच करते हैं तो अलाइनमेंट बिटवीन ब्रदर्स, सन्स, अंकल्स, नेव्यूज, वो अलाइनमेंट चाहिए। पूरा फैमिली को मालूम होना चाहिए हम बिजनेस ग्रो क्यों कर रहे हैं। नहीं, अगर ये अलाइन नहीं है तो फिर वो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम लेटर टू पुल टुगेदर एज अ टीम। हाँ, तो डेस्टिनेशन मास्टरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मास्टरी। उसके बाद में सेकंड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं मनी मास्टरी। अगर बिजनेस को गेम की तरह देखा जाए तो बिजनेस का स्कोर कार्ड यानी मनी मास्टरी। तो मैं 3 सेंटेंस बोलने वाला हूं दोस्तों, प्लीज आप नोट करिए वो। सेल्स इज वैनिटी, सेल्स इज वैनिटी। मेरे पास 100 कोटी टर्नओवर का बिजनेस है, आई कैन बी प्राउड, इसलिए उसको बोलेंगे सेल्स इज वैनिटी। लेकिन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज सैनिटी। 100 कोटी का बिजनेस टर्नओवर है आपके पास, लेकिन प्रॉफिट कितना बन रहा है दोस्त? सो सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। थर्ड लाइन, कैश इज रियलिटी। बैंक में कितना है? क्योंकि जो बिजनेस दिखाता है कि सेल्स भी है और प्रॉफिट भी है, कभी कभी प्रॉफिट और कैश में अंतर होता है बहुत। जैसे आपने देखा होगा, कभी इन्वेंट्री में पैसा फंसा है, या कभी अपने को पैसा मार्केट से आना बाकी है, राइट? या वर्किंग कैपिटल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बहुत है। ये ट्रैक होना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फिर एंड वक्त पे भागते, लोन वोन इधर उधर किधर से बोरो करें, कौन से भी इंटरेस्ट रेट पे बोरो करते, विच इज अ डिजास्टर। तो मनी मास्टरी के लिए अगर आपके पास बजट तैयार है, बजट म्हणजे मंथ बाय मंथ फोरकास्टेड सेल्स, फोरकास्टेड डायरेक्ट कॉस्ट, फोरकास्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, फोरकास्टेड ओवरहेड एंड फोरकास्टेड नेट प्रॉफिट। अगर आपके पास हर महीने का ऐसा फोरकास्ट है, अभी कोविड सिचुएशन है, ठीक है, आपने कम दिखाया है या कम हुआ है, लेकिन फोरकास्ट क्या है अपना मंथ बाय मंथ, और उसका रिव्यू हो रहा है क्या मंथली, कि बजट ये क्या था, एक्चुअल ये है, तो अपन डिसीजन क्या लेने का है। अगर मंथली P&L, मंथली बैलेंस शीट रिव्यू हो रहा है क्या, अपना जो मार्जिन है, ट्रू मार्जिन अपन ने कैलकुलेट किया, डिटेल कॉस्टिंग किया है,
और अपने पास कम से कम 5 स्ट्रेटेजी है मार्जिन इंप्रूवमेंट के। अपना ब्रेक इवन पॉइंट, कौन से पॉइंट पे अपना नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, कितना मिनिमम सेल लगता है अपने को सर पानी से ऊपर रखने के लिए, अगर वो ट्रैक है, और कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेरे बिजनेस के, अगर वो सब है मेरे पास, तो प्लीज टाइप यस इन द चैट विंडो, प्लीज टाइप यस, अदरवाइज टाइप नो। ओके, यू हैव ऑल दीज थिंग्स? महेश जी, केदार जी, दामाजी जी, awesome. If you have it, awesome. I'd love to come across and see what ratios are you tracking. I would like to see that. Okay. So money mastery, अगर आपके पास money mastery, control है on cash flows, control on budgets, awesome. You are awesome. हाँ, जो yes बोल रहे हैं, fantastic. मैं आके I will verify also. हाँ, क्योंकि coach हूँ, I like to do an audit. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जो ये डिलीवरी मास्टरी अगला टॉपिक आने वाला है, सर आम्ही सगळं केलंय साहेब, सगळं करून बसलोय, कधीच केलंय, और उनको जब चेक कराया ना, मिस्ट्री शॉपिंग कराया, वो बंदा बोलता है ये सब किया हुआ है मैंने, तो मिस्ट्री शॉपिंग कराया, उनके ही दोस्त को भेजा एक प्रोडक्ट खरीदने को उनके ही कंपनी से, तब दूध का दूध पानी का पानी होता है। आई एम होपिंग आपके सिचुएशन में ऐसा नहीं हो, आप जेन्युइनली सब कर रहे और जेन्युइनली रिव्यू कर रहे, तो आई एम वेरी अमेज्ड। Awesome. Third step of the process is time mastery. तो ज्यादा करके हम लोग जब बिजनेस ओनर्स को फोन करते हैं बोलते हैं बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। तो मैं सवाल पूछता हूँ, बिजी क्या काम कर रहे हैं आप जो इतने बिजी है? आप बिजनेस ओनर लेवल का काम कर रहे हैं या 1-2 लेवल नीचे का काम कर रहे हैं? अगर आप 1-2 लेवल नीचे का काम कर रहे हैं, मतलब डे टू डे जो रूटीन काम में आपका टाइम जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग इन द बिजनेस। बिजी है बहुत, आया ऑफिस में, कभी टाइम गया मालूम नहीं, लंच खाने को भी टाइम नहीं मिला, फिर शाम हो गई, राइट? बहुत बिजी है, लेकिन तो पूछा कि गोल की तरफ कितना बड़ा वो मालूम नहीं। तो रूटीन टास्क में फंसा हुआ रहता है बिजनेस ओनर, ज्यादा करके मैंने देखा है, एक चक्रव्यूह में टाइप बन गया है उसके लिए, और वो आदत से भी मजबूर है, पहले से ऐसे कर रहा था, अभी बड़ा टीम भी है तो भी वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे पहले ऑपरेट कर रहा है। सो उसको बोलते हैं वर्किंग इन द बिजनेस एज अपोज टू ऑन द बिजनेस। ऑन द बिजनेस का मतलब स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, नए मार्केट्स, नए प्रोडक्ट्स, सिस्टम, हायरिंग राइट टीम, वो बिजनेस ओनर का ज्यादा वैल्यू एडेड काम, ज्यादा देन डे टू डे रूटीन। तो इसको हम लोग कंट्रोल में लाते हैं। पहला ये 3 स्टेप्स हैं, एक चौथा भी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी मास्टरी। दोस्तों डिलीवरी मास्टरी मतलब कि कंसिस्टेंटली am I able to deliver in my business। अपन यहाँ पे आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम पुणे, मुझे मालूम है बाहर पूरे महाराष्ट्र से लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन पुणे में एक फेमस है चितले बंधु, आपने सुना होगा, वो कंसिस्टेंसी के लिए फेमस है। वही जो टेस्ट पहले मिलता था वही टेस्ट अभी मिलता है। कयानी बेकरी, तो सिंपल सवाल है, आपके बिजनेस में कंसिस्टेंटली डिलीवरी होता है कि नहीं होता है? और आपने जवाब नहीं देने का, मेरे को ये कस्टमर सर्वे से बताने का, आपके कस्टमर्स क्या बोलते हैं कि कंसिस्टेंटली मिलता है कि नहीं मिलता है डिलीवरी आपकी तरफ से। और सेकंड चीज, आपका जो कस्टमर सर्विस के लिए जो भाग है इसमें डिलीवरी मास्टरी में, वो कितने लोग वाह बोलते हैं आपके बिजनेस में आके, कितने वो लोग आके आपको मिलके, आपके टीम को मिलके बोलते वाह क्या बिजनेस है यार। क्योंकि जब वो वाह बोलेगा तब वो रिपीट बिजनेस आएगा और रेफरल बिजनेस मिलेगा। तो डिलीवरी मास्टरी फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, दूसरा है कुछ सप्लाई चेन का इश्यूज है क्या, तीसरा है कस्टमर सर्विस, कितने फैंस बना रहे अपने बिजनेस के। जैसे चितले का उदाहरण लिया, यूएस से ऑर्डर आते हैं उनको, जो पूना के बच्चे लोग या महाराष्ट्र के बच्चे लोग उधर गए हैं, वो लोग सब उधर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कि हमको वहां से शिप करके दो, यूएस में है, अमेरिका, यूरोप में है, वो शिप कर, बिकॉज दैट कंसिस्टेंसी इज देयर, दैट क्वालिटी इज देयर। आपके बिजनेस में अगर क्वालिटी कंसिस्टेंसी है तो फैंटास्टिक, ऑसम, यू आर ऑसम। एंड अगर कस्टमर एक्सपीरियंस ऐसा है कि सब लोग वाह बोल रहे हैं और बार बार आ रहे हैं आपके पास, तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत बहुत ही कम होगी। तो डिलीवरी, ये 4 अगर एलिमेंट्स है आपके पास तो आपका फाउंडेशन तैयार है दोस्तों। ये
फाउंडेशन आपका तैयार है, डेस्टिनेशन, मनी, टाइम एंड डिलीवरी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस फ्रेंड्स? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? इज द स्पीड ओके? इज द स्पीड ओके? Am I able to communicate with all of you? Yes? Okay. Yes. Okay. Okay, Rajesh ji. Fantastic. ये first step हो गया अपना फिर. Thank you for all that feedback. Let's move to the next. तो अभी commercial हो गया. ये 4 areas covered है और checklist destination mastery के लिए, हाँ मेरा ड्रीम बोर्ड है, विजन बोर्ड बनाया मैंने, मेरा गोल सेट है, उसके लिए बिजनेस प्लान बनाया मैंने, मनी मास्टरी बजट है, कैश फ्लो फोरकास्ट है, P&L बैलेंस शीट में रिव्यू करता हूँ, उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ, KPIs वगैरह है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेटेड है, फैंटास्टिक। मनी मास्टरी है। टाइम मास्टरी, मैंने अपना टाइम डिफॉल्ट डायरी में बना के रखा है, कहाँ पे मैं कितना टाइम देने वाला हूँ। मेरे पास 48 घंटे हैं। इट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज सेल्फ मैनेजमेंट। मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, हर एक के पास उतना ही टाइम है। तो मेरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है उनके लिए मैंने टाइम बना के रखा है और वो टाइम पे वो काम मैं कंसिस्टेंटली करता हूँ। तो टाइम मास्टरी है मेरे पास। डिलीवरी मास्टरी है। तो अगर ये चारों मास्टरीज हैं मेरे पास, तो पहला स्टेप बिजनेस का हो गया क्लियर, फैंटास्टिक। कमर्शियल बिजनेस तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। नीश मतलब प्रॉफिटेबल। So our definition of niche, friends, our definition of niche is niche का मतलब no price competition। अभी जब मैं ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट बोलता हूँ सब लोग को शॉक बैठता है। ये नो प्राइस कंपटीशन, सर आप ऐसा थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, आप एसी में बैठे हैं, आपको हमारे बिजनेस का रियलिटी मालूम नहीं है, हाँ आपको मेरे बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है, कंपटीशन सब जगह है। सो डेफिनेशन ऑफ नीश मतलब नो प्राइस कंपटीशन। जैसे कि जो लोग को मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ वो बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। ज्यादा करके वो लोग के पास आईफोन होता है और कभी कभी वो लोग के पास मर्सिडीज भी नीचे खड़ा होता है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपने ये आईफोन लिया क्यों? इससे ये भी फोन करेगा और ये भी आपको इंटरनेट पे ले जाएगा और दूसरे वो चीपर एंड्रॉइड फोन भी आपको लेके जाएंगे, ये आईफोन खरीदा क्यों? नहीं, फिर वो बताते कि नहीं ये फीचर ऐसा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा रहता है, ये कभी उसका चार्जिंग बहुत वैसा बढ़िया है, अलग अलग चीजें बोलते हो। लेकिन पे किया 1 लाख के ऊपर वो फोन के लिए और वो मर्सिडीज के लिए पता नहीं कितने लाख दिया है। तो नो प्राइस कंपटीशन मतलब कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। टारगेट कस्टमर सब मेरे कस्टमर्स नहीं है। एवरीबडी डजंट बाय आईफोन, एवरीबडी डजंट बाय मर्सिडीज बेंज। मेरा टारगेट कस्टमर कौन है? मैं अपने टारगेटिंग के हिसाब से लोअर सेगमेंट भी टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्लियर होना है कि वो टारगेट कस्टमर क्या है और उसके लिए जो मेरा प्रोडक्ट है उससे क्या वैल्यू मिलने वाला है उसको। तो मेरे प्रोडक्ट में फीचर्स रहेंगे, वो फीचर्स से उसको क्या वैल्यू मिलेगा, वो क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट की वजह से उसको वैल्यू क्या नजर आता है, राइट? ये कभी कभी ये क्लियरली बताते हैं लोग, कभी कभी नहीं बताते। अगर नहीं बता पाए तो फिर वो अगर वही प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट है, तो फिर अगर हमने ही एजुकेट नहीं किया हमारे कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट अलग कैसे है, तो फिर हम प्राइस वॉर में आ जाते हैं, फिर कमोडिटी बना देते खुद का बिजनेस का प्रोडक्ट। और फिर कस्टमर पूछता है आपका प्राइस ज्यादा क्यों है, और फिर हम डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। डिस्काउंट देते देते थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगता है कि हम बिजनेस में है क्यों। अगर मैंने वो फैक्ट्री बेच दिया और उसका इंटरेस्ट ही खाया सिर्फ, उससे ज्यादा प्रॉफिट मेरे को मिलने वाला है जितना अभी मिल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट कर करके परेशान हो गए लोग। सो नो प्राइस कंपटीशन, इसका तो ये कैसे बनाए, इसको करें कैसे, अपना ब्रांड का पोजीशनिंग कैसे करें? जैसे एप्पल का पोजीशनिंग है, जैसे मर्सिडीज का पोजीशनिंग है, वैसा अपन करें कैसे? उसके लिए टारगेट सेगमेंट होना जरूरी होता है। और दोस्तों दूसरी 2 चीजें लगती है उसको। एक है व्हाट इज माय यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मेरे प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स है। चाहे मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरे एक दोस्त है यहाँ BNI में था मैं, तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बढ़िया प्रोजेक्ट निकाला यहाँ पे। उन्होंने क्या किया मालूम क्या? जस्ट लुक एट द थिंकिंग।
एंड सम ऑफ यू जो कंस्ट्रक्शन में, यू कैन इवन प्रॉब्ली कॉपी दैट आइडिया ऑफ हिज। उसका आइडिया क्या था कि वो 1 बेडरूम के फ्लैट्स बेच रहा था, लेकिन 1 बेडरूम फ्लैट्स में भी उनके जो रिलेटिव्स रहते वो कभी कभी आ जाते, तो रिलेटिव्स आ जाते तो दे स्लीप इन द हॉल, लेकिन 1 बेडरूम फ्लैट में यूजुअली देयर इज ओनली 1 बाथरूम। इन्होंने देखो कैसा है, यूएसपी क्या बनाया उनके फ्लैट का कि 1 बेडरूम फ्लैट बट 2 बाथरूम्स, राइट। तो उसमें क्या हो गया कि देयर कुड बी 2 एरियाज इन द फ्लैट विच कुड बी यूज्ड फॉर, वो एक यूएसपी हो गया कि 1 बेडरूम फ्लैट ऑलमोस्ट एट द प्राइसिंग थोड़ा प्रीमियम चार्ज किया उसके लिए, क्योंकि एक एडिशनल बाथरूम बनाना पड़ा, लेकिन वो 2 बेडरूम का काम दे रहा था उनको, तो उनका वो फ्लैट का सेल्स बहुत अच्छा हो गया उनका। ये यूएसपी था उनका। यूएसपी दूसरा उनका लोकेशन भी अच्छा था, लेकिन उनका ये एक वो सोच के, उनका टारगेट कस्टमर के बारे में सोच के कि कौन खरीदने वाला है, उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे मेरे प्रोडक्ट के क्या फीचर है, उससे बेनिफिट क्या है। अगर उसको वैल्यू मिल रहा है 2 बेडरूम फ्लैट का एंड इज गेटिंग द प्राइसिंग ऑफ स्लाइटली मोर देन 1 बेडरूम, तो जो कस्टमर है उसका वो सोच रहा है कि दिस इज एंड ही इज सेलिंग एट अ प्रीमियम टू द अदर पीपल जिनके प्रोजेक्ट उसके आसपास है। सिंपल एग्जांपल, यूएसपी कैसे बनाया उसने। यूएसपी ऐसे भी बना सकते लोग कि जैसे ओरिएंट फैंस है, ओरिएंट फैंस में सब लोग ने सुना है पीएसपीओ है, पीएसपीओ, जिसको मालूम नहीं हो पीएसपीओ क्या है, पीक स्पीड पावर आउटपुट, वो सब फैंस में होता है, लेकिन ओरिएंट फैन ने बोला कि हमारे फैन में पीएसपीओ है, तो वो उसका यूएसपी बन गया। हेलो, तो जब प्रोडक्ट है तो उसका यूएसपी होना जरूरी है, उस पर थोड़ा सोचना पड़ता है। उसके जो फीचर बनाए सिर्फ फीचर बना के छोड़ने का नहीं है, फीचर से क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने कस्टमर का, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से उसको वैल्यू क्या मिला। जब आप क्लियरली बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपकी टीम बता सकते हैं, तब आपके पास यूएसपी है। और आपके पास जब यूएसपी है तो आपका ब्रांड का पोजीशनिंग अलग हो गया, ब्रांड का पोजीशनिंग अलग हो गया तो आपको प्राइसिंग अलग मिलेगा। यूएसपी अलोंग विथ यूएसपी अगर सर्विस भी है, प्रोडक्ट और सर्विस का कॉम्बिनेशन है, तो आपका सर्विस का क्या गारंटी है। जैसे एक्शन कोच का 4 महीने का गारंटी है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो हमारा 4 महीने, आपके सर्विस का क्या गारंटी है। तो मैंने मान लो फ्लैट का ही उदाहरण लेता हूँ, अगर मुझे गारंटी मिला कि अगर कुछ भी लीकेज हुआ या सीपेज हुआ या कुछ फंगल ग्रोथ हुआ तो आपको 5 साल तक, अभी वो रेरा में तो कंपलसरी हो ही गया है, लेकिन अगर मैंने वो गारंटी लिख के दिया लोगों को, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का कमाई लगा रहा हूँ इसमें। मैं अलग अलग उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों, हाँ प्लीज डोंट माइंड, देयर विल बी अलग अलग टाइप के बिजनेस ओनर्स रहेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं इसलिए हम लोग एक सेपरेट 1-to-1 सेशन करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। लेकिन यूएसपी और गारंटी, अगर मैं गारंटी करता हूँ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मैं सॉल्व करके दूंगा एट नो कॉस्ट टू यू, तो मुझे तसल्ली मिल गई कि मैंने जो जिंदगी भर की कमाई लगाने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट पीपल के लिए हाउस इज लाइक अ वेरी बिग परचेज। तो यूएसपी एंड गारंटी मेरा ब्रांड को और मेरे प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। जैसे कि डोमिनोज पिज्जा, एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं। डोमिनोज पिज्जा का यूएसपी और गारंटी क्या है, योर पिज्जा विल कम इन 30 मिनट्स और इट इज फ्री। उसकी वजह से इन द ऑर्गेनाइज्ड पिज्जा मार्केट उन लोगों ने काफी अपना जमा लिया है, राइट। उन्होंने पहले डिलीवरी मास्टरी किया कि अपन कंसिस्टेंटली डिलीवरी कैसे करेंगे, वो कैसा कैचमेंट एरिया रहेगा हर एक फ्रेंचाइजी का, डोमिनोज का, वो सब कैलकुलेट करके फिर उन्होंने ये यूएसपी और गारंटी बनाया। उसकी वजह से दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। उनका वैल्यूएशन इतना है, जुबिलेंट फूडवर्क्स का वैल्यूएशन इतना है कि वो पेरेंट कंपनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसको खरीद सकते हैं, राइट। तो यूएसपी एंड गारंटी, टारगेट मार्केट, यूएसपी एंड गारंटी, ये होना बहुत जरूरी है। टारगेट मार्केट होना मतलब नीश। अगर मेरे को कोई बोलता है ना बंदा कि सभी मेरे कस्टमर हैं, कोई भी मेरा कस्टमर, तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर, आप हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। तो आप टारगेट ही नहीं कर सकते, आप टारगेट ही नहीं कर सकते तो आप ऐसा स्प्रे करते मार्केटिंग, और आपके पास इतना बजट भी नहीं कि आप इतना स्प्रे करें। फिर आपको लगता है कि मार्केटिंग इज अ कॉस्ट, तो फिर आप उसको कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, इसलिए आपका बिजनेस कभी ऊपर कभी नीचे से जाता है, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस पे कोई शक सवाल दोस्तों,
इसमें कोई शक सवाल? तो हमारा ये 5 ways ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपने एक बार ब्रांडिंग का काम कर दिया कि मुझे टारगेट मार्केट पता है, यूएसपी गारंटी पता है, अभी मुझे कम्युनिकेट करना है सबसे, मेरा जो ब्रांड पोजीशन है और मेरा जो प्रॉमिस है ब्रांड का, वो कम्युनिकेट करना है। वो कैसे करना है? तो 5 ways, इसको हम लोग बोलते हैं द मोस्ट पावरफुल बिजनेस सीक्रेट। दिस इज द मोस्ट पावरफुल बिजनेस सीक्रेट। तो जो शुरुआत में बोला था कि सेल्स एंड प्रॉफिट्स कैसे ग्रो करना है, ये 5 ways की वजह से होता है। दोस्तों ये कहीं लिख लो आप, 5 ways, और इसमें मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सबका, प्लीज। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सम पीपल थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग इज एन एक्सपेंस। आप अपने अकाउंटेंट से पूछेंगे ना, तो सेल्स एंड मार्केटिंग अकाउंटेंट बोलेगा कि हाँ एक्सपेंस है सर, वो P&L में एक्सपेंस में। और ये आप भी बोलेंगे, वो सेल्स वाले हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंस निकाल के लेके आते, और मार्केटिंग वाले कुछ ना कुछ बजट मांगते ही रहते, राइट? सेल्स एंड मार्केटिंग इज एन एक्सपेंस। ज्यादा करके बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ है कि इट्स एन एक्सपेंस, और हम लोग ऐसा नहीं है, हम कैसे करने का सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट? तो उसका सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। फॉर सम पीपल सेल्स एंड मार्केटिंग एन एक्सपेंस, लेकिन हम एक्शन कोच में हम लोग क्या विश्वास रखते हैं? एक्शन कोच व्यू इज सेल्स एंड मार्केटिंग इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, इज एन इन्वेस्टमेंट। फॉर एवरी रुपी स्पेंड, जितना आपने रुपया लगाया मार्केटिंग में, उससे ज्यादा आना चाहिए। एक कैसे आपको मालूम पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, करेक्ट? इन्वेस्टमेंट अगर बोल रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा? देयर आर 2 की थिंग्स जो हम बोलते हैं टेस्ट एंड मेजर। पहले सैंपल पे टेस्ट करके देखो। अगर फेसबुक का एड देने का, डिजिटल मार्केटिंग नहीं किया है पहले, छोटा सा बजट एलोकेट करो, फॉलो द गुड प्रिंसिपल्स, टेस्ट दैट। कि वो अगर 5,000 रुपए बजट लगाया फेसबुक पे, वहां से इंक्वायरीज कितना आया, और वो इंक्वायरीज में से कन्वर्ट कितना हुआ इनटू पेइंग कस्टमर। तो अगर मैंने 5,000 रुपए लगाया था, वो 5,000 कम से कम वापस आया कि नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा? जब अपन टेस्ट एंड मेजर करेंगे अपना ये फेसबुक एड, मान लो। वैसे एक्चुअली ये जो 5 ways पे हमारे पास 350 स्ट्रेटेजीज है दोस्तों, 350 स्ट्रेटेजी। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर फेसबुक एड डिजिटल मार्केटिंग का एक भाग आपने टेस्ट एंड मेजर किया, तो आपको मालूम पड़ता है कि वो एड से मुझे रिटर्न मिला कि नहीं मिला। मैंने 5,000 रुपए लगे, कम से कम मेरे 5,000 आए कि नहीं, कि 5,000 की जगह 10,000 आए, वो मालूम पड़ता है ओनली इफ यू टेस्ट एंड मेजर। टेस्ट एंड मेजर, ट्राई किया, उसका रिजल्ट मेजर किया, उसका ROI आया कि नहीं आया वो चेक किया, राइट? तब वो सेल्स एंड मार्केटिंग बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट, नहीं तो इट इज एन एक्सपेंस। 2 sides टू मार्केटिंग। फ्रेंड्स, हम लोग मार्केटिंग को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, उसको मैथमेटिक्स के वैसा बना देते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। ऍक्विजिशन कॉस्ट, एक नवीन कस्टमर खरेदी करायला किती पैसे लागतात? एक नवीन कस्टमर खरेदी करायला किती पैसे लागतात? दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन कॉस्ट। अगर 300 रुपए एडवर्टाइजिंग में लगाया मैंने, वो फेसबुक एड में लगाया, और 10 कस्टमर मिले मेरे को, तो पर कस्टमर मेरा कॉस्ट था 30 रुपए। ये कैसे मालूम पड़ेगा? टेस्ट एंड मेजर करने से मालूम पड़ेगा। 30 रुपया कॉस्ट है पर, फिर मेरे को सोचना है कौन से स्ट्रेटेजी में अप्लाई करके इसको कम कर सकता हूँ। एक्विजिशन कॉस्ट को कम करना है। सेकेंड पार्ट, जो एक बार कस्टमर बन गया, उसको बढ़िया सर्विस दे के, उससे कनेक्ट में रह के, उसको ऑफर दे के, क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करके उसका लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ाऊं मैं। तो अब वही चितले का अगर उदाहरण लिया, जो बच्चा छोटा था उसको उसके मम्मी डैडी चितले के वो क्या बोलते हैं चकली और वो सब खिलाते थे, वो जब बड़ा हो जाता वो कंटिन्यू उनका कस्टमर बना ही रहता है। ध्यान में रखो दोस्तों, लाइफ टाइम वैल्यू आपने कितना खर्चा किया होगा एट चितले बंधु, इफ यू कैलकुलेट इट विल बी अ फेयर नंबर। मैं लाइफ टाइम वैल्यू का एक और उदाहरण देता हूँ कि मान लो आप जॉब में गए, बिजनेस करने के पहले जॉब में थे आप, जॉब में गए तो पहले 2 व्हीलर था, फिर जॉब में प्रमोशन हुआ तो आप गाड़ी खरीदने गए, तो आप गए मारुति के शोरूम में, और मारुति का ऐड देखा आपने, और मारुति के शोरूम में गए आपने अल्टो खरीदी। अभी पता नहीं उसको कुछ दूसरे मॉडल भी आ गए हैं, तो अल्टो खरीदी आपने। जैसे आपको सर्विस अच्छी मिली, वहां से गाड़ी भी अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी मिली और मजा आया आपको, तो अभी नेक्स्ट स्टेज जब आपका नेक्स्ट प्रमोशन हुआ और आपकी फैमिली बढ़ी, तो आपने फिर जाके स्विफ्ट लिया।
स्विफ्ट के बाद आपने सियाज लिया, सियाज के बाद आपने विटारा लिया, तो आपके लाइफ टाइम में आपने 8-10 गाड़ियां खरीदी, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा था उनके साथ। आपने आप मनी वालों से गाड़ी लेने का तो वो लेने का है, राइट? तो उसका लाइफ टाइम वैल्यू क्या हो गया उसका? तो अगर मारुति स्पेंड भी करता है ऑन एडवर्टाइजिंग, ऑन टीवी, उनका कैलकुलेशन क्लियर है, एक्विजिशन कॉस्ट क्या है और लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए, और ये हम लोग कैलकुलेट करवा के दिखा देते हैं आपको। कैसे, मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि एक्विजिशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, लाइफ टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, राइट? टू साइड, ये दोनों आपने को ध्यान में रखना है कि एक नया कस्टमर खरीदी करने को कितने पैसे लगते हैं, वो कितने साल अपने साथ रहता है, कितना फ्रीक्वेंसी पे परचेस है उसका, उसके बेसिस पे उसका लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये उदाहरण में कस्टमर 550 रुपए 6 साल तक हर साल खर्च करता है, तो 3,330 रुपए खर्चा किया, 3,300 रुपया रेवेन्यू आया। अगर उसका मैंने 10% मार्जिन भी पकड़ा तो 30 रुपए के अगेंस्ट मुझे 330 रुपए आया। तो मार्केटिंग को ये लेवल पे लेके आने का है, इसको ये मैथमेटिक्स के लेवल पे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फ्रेंड्स, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? मैं बोले जा रहा हूँ, बट इज इट मेकिंग सेंस टू यू? यस, नो? मेकिंग सेंस? Yes, yes, no issues. Acquisition cost, lifetime value. Yes, thank you, sir. Rajesh ji, Mahesh ji, thank you. Can I have some more responses? Yes, Nayan Kulkarni sahab is saying yes. Can I have some more responses? Okay, okay, nice. ये फीडबैक मिलता रहेगा ना, तो मुझे मालूम है कि आई एम कम्युनिकेटिंग वेल विद यू, नहीं क्या? थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। एक्विजिशन कॉस्ट, लाइफ टाइम वैल्यू, ये दो पहलू मालूम होने चाहिए। कैसे मालूम होंगे? टेस्ट एंड मेजर करने से। लेट्स गो फर्दर। तो ये कुछ नंबर डालते हैं इसमें। तो मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि आप अपना बिजनेस कैसे 16 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, अप टू 16 टाइम्स, 16 पट। So if you are 100 crores, you will become 1600 crores if you use this in the correct way. तो क्या करना है इसका? पहले अपना जो एक्विजिशन कॉस्ट था, हाँ, ज्यादा करके चैलेंज क्या होता है हमारा, जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं सर मेरे को कस्टमर्स बढ़ा के दो, मेरे को रेवेन्यू बढ़ा के दो और मेरे को प्रॉफिट बढ़ा के दो। कस्टमर्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब रेड में है। ये रेड में इसलिए है क्योंकि ये आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, इनको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर सकते। अगर कस्टमर ज्यादा चाहिए तो अपने को इंक्वायरीज बढ़ाना चाहिए, और इंक्वायरीज आने के बाद उनको कन्वर्ट इनटू ऑर्डर्स, वो ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? और एक बार कस्टमर आ गया, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन और कितने साल रहता है वो बढ़ाना पड़ेगा, और हर एक टाइम उसका जो इनवॉइस वैल्यू है वो उसको क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग करके बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू इनटू मार्जिन विल गिव मी माय प्रॉफिट। मार्जिन इंप्रूवमेंट के भी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। टोटली ये जो ब्लू एरियाज हैं इनको 5 वेज बोलते हैं। नंबर ऑफ लीड फर्स्ट ऑफ द 5 वेज, कन्वर्जन रेट सेकंड, रिपीट बिजनेस थर्ड, एवरेज डील साइज फोर्थ, एंड फिफ्थ इज मार्जिन। इसको 5 वेज बोलते हैं। इसके 350 स्ट्रेटेजीज है दोस्तों। कोई बिजनेस को कोई स्ट्रेटेजी चलता है, B2B बिजनेस है, B2C बिजनेस है, अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, उनको अलग अलग स्ट्रेटेजी उसमें से चुन के इंप्लीमेंट कराते हैं हम। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट प्लीज। तो कैसा है? फर्स्ट, नंबर ऑफ लीड्स 4000 लीड्स थे, ये उदाहरण है। उसमें से कन्वर्जन रेट क्या था? 25%, यानी 4000 में से 1/4 लोगों ने खरीदी किया। तो मेरे कस्टमर क्या हुए? 4000 इंटू 25%, मतलब 1000 कस्टमर हुए मेरे। हर एक कस्टमर ने 2 बार मेरे से खरीदी किया साल में, और हर एक टाइम 100 रुपए का खरीदी किया। तो 1000 कस्टमर्स, 1000 कस्टमर्स से 2 बार खरीदी किया, 100 रुपए का खरीदी किया, तो मेरा रेवेन्यू बन गया 2 लाख। अगर मेरा मार्जिन 25% था तो मेरा प्रॉफिट बन गया 50,000। ये नंबर्स पहले आपके बिजनेस में आपको जानना पड़ेगा। जब अपन मिलेंगे फॉर अ कप ऑफ टी, तब मैं ये आपके बिजनेस में कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। उसके लिए ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगता है, लेकिन ये नंबर्स होना, और ज्यादा करके 99.9% बिजनेस ओनर्स को ये नंबर जो ब्लू में है ना, उनको मालूम नहीं रहते। वो बोलते अंदाजे। इन्क्वायरीज किती येतात? अंदाजे कुठून येतात? ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ से आते सर, ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ से आते। कितने आते? और वो आपोआप आते कि आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी है रेफरल्स के लिए? नहीं, वो आपोआप आते सर। उसमें से कन्वर्जन रेट क्या है?
वो कन्वर्जन रेट काय असतं ते कन्वर्जन रेट इतना इन्क्वायरी आया उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअली खरीदी क्या वो नॉर्मली वो लोग अज्यूम करते बहुत ज्यादा 80% रहता है सर। एक बार आ गया ना वो फिर हमारे हाथ से छूटता नहीं हुआ। जब मेजर किया तो निकलता 10% 15% मेजर करने के बाद। नहीं तो भ्रम में रहते लोग कि मेरा 80% कन्वर्जन है। फिर ये रिपीट बिजनेस के लिए कुछ करते क्या? जो पुराने कस्टमर है उनको वापस बुलाते क्या? जिसने 1 बेडरूम का फ्लैट लिया था वो थोड़े साल के बाद 2 बेडरूम का फ्लैट मांगेगा, उसके बाद 3 बेडरूम के इसमें जाएगा। आप कनेक्ट में है क्या? उसके क्रॉस सेलिंग कर रहे क्या? उसको कनेक्ट में है क्या आप? नहीं, वो हम नहीं कनेक्ट में नहीं रहते हम लोग। और जब फ्लैट बेचा तो उसको व्हाइट गुड्स भी लगेगा, उसको फर्नीचर भी लगा, वो क्रॉस सेलिंग वर्सेलिंग कर सकते कि नहीं कर सकते? वो बहुत हेडेक वाला काम है सर। ट्राई किया था, अभी नहीं करते हम। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ सर दोस्तों। ये क्या दीज आर द 4 एरियाज जिसमें पीपल डोंट हैव द नंबर, और यहाँ पे होना सबसे जरूरी है। बिकॉज व्हाट यू कैन मेजर यू कैन इम्प्रूव, राइट? अगर ये मेजर्ड ही नहीं है तो कैसे? और ये जो पहले 2 है दोस्तों, ये पहले 2 इनको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। नंबर ऑफ लीड्स इंटू कन्वर्जन रेट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर आणायला किती पैसे लागतात? उत्तर इथे इन द फर्स्ट, राइट? एंड वंस द कस्टमर इज देयर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने बार रहता है, कितने साल रहता है ऑन एवरेज। थोड़े लोग एक ट्रांजेक्शन करके निकल जाते हैं, थोड़े कस्टमर्स बहुत साल रहते हैं। एवरेज क्या है दोस्तों? और वो एवरेज के लिए कुछ कर रहे हैं क्या अपन इंप्रूव करने के लिए? एंड व्हाट इज द टिकट साइज? तो ये 5 एरियाज है ब्लू में। नाउ अपन क्या करते हैं, एक बार आपके नंबर्स आ गए ऐसे, हम लोग एम करते हैं कि मिनिमम 10% इंक्रीज इन नंबर ऑफ लीड्स हो जाए साल में। तो प्लीज जवाब दीजिए चैट विंडो में, अगर मैं आया आपके पास और मेरे पास लीड जनरेशन के लिए 80 स्ट्रेटेजीज है, कितने? 80 है। उसमें से अपन ने 5 चुने और मैंने आपकी मदद की इंप्लीमेंटेशन करने में उसकी। तो ये 4000 10% बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है दोस्तों? प्लीज टाइप यस इफ यू अग्री, नो नहीं बढ़ सकता है, या यस बढ़ सकता है। सबका जवाब चाहिए ना, तो प्लीज मैं रुकूंगा, सबका जवाब चाहिए, यस और नो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। 10% तो बढ़ ही सकता है। 5 नए स्ट्रेटेजीज, और एक साथ 5 नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास बजट भी उतना होना चाहिए। तो अपन ग्रेडेड स्टाइल में बेस्ट स्ट्रेटेजीज पहले चुन के, जहां पे इन्वेस्टमेंट कम है रिटर्न ज्यादा है, वैसे स्ट्रेटेजीज चुन के इंप्लीमेंट कराएंगे। हाँ, तो 10%। थैंक यू ऑल फॉर द रिस्पॉन्सेज। हाँ, फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। तो ये 4000 लीड्स हैज इंक्रीज बाय 10%, यानी 4200 हो गया। अब ये कन्वर्जन रेट, ये नंबर ऑफ लीड्स बन गया मार्केटिंग, कन्वर्जन रेट बन गया सेल्स। तो इंक्वायरी तो आ गया, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास, तो ज्यादा करके मैं क्या देखता हूँ कि लोगों के पास ऐसा प्रोफेशनल सेल्स प्रोसेस नहीं है। किसी ने उनको सेल्स ट्रेनिंग दिया ही नहीं है, उनको रैपो और रिलेशनशिप कैसा बनाना वो मालूम नहीं है, स्क्रिप्ट्स नहीं है। कोई भी बोलता है कि 6 से 7 टच पॉइंट होना चाहिए रिलेशनशिप बनाने को किसी के साथ। 6 से 7 इन प्रोफेशनल सेटिंग सेल्स प्रोसेस, मतलब एक टच पॉइंट यानी ईमेल हो सकता है, फोन कॉल हो सकता है, विजिट हो सकता है, उसका विजिट आपके पास हो सकता है, लेकिन 7 टच पॉइंट लगते हैं टू कनेक्ट विद द कस्टमर। विदाउट इमोशनल कनेक्ट, विदाउट उसका, जब तक आप पे भरोसा नहीं होता तब तक वो आपका चीज खरीदने नहीं वाला है दोस्तों। लेकिन वैसा प्रोसेस ही नहीं अपने पास, ना किसी ने मुझे ट्रेनिंग दिया है। तो भगवान भरोसे, जिसका जैसा कोई कैसा कर रहा है, कोई अलग से, कोई दूसरे कंपनी से आके मेरी कंपनी में है तो वो कंपनी का स्टाइल लेके कर रहा है, क्योंकि मेरे पास खुद का एक स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्रोसेस है ही नहीं। सेल्स प्रोसेस में यूएसपी और गारंटी में कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर टेस्टिमोनियल नहीं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर ये सब हो गया, मैंने किया ऐसा, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया, सेल्स प्रोसेस बनाया, उसका रिव्यू लिया, राइट, वो टच पॉइंट्स बिठाया, यूएसपी क्रिएट किया, गारंटी बनवाया आपका, तो कैन दिस कन्वर्जन रेट इंक्रीज बाय 2.5%? यस और नो प्लीज टाइप कीजिए, प्लीज टाइप यस और नो। 2.5% बढ़ सकता है कि नहीं? आपने मेरा बैकग्राउंड देखा, 21 साल सेल्स किया है मैंने, वो भी विदेश में, राइट? अगर मैं आ गया आपके पास और मैंने ऐसा प्रोफेशनल सेल्स प्रोसेस बनाया, 2.5% बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है इस साल में? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा, राइट? और आप भी यस बोल रहे हैं, तो 25 बिकम्स 27.5%, राइट?
तो 1000 becomes how much? 4000 into 25 was 1000. इधर 10%, इधर 10%, तो लोग मुझे बोलते इधर भी 10% होगा साहब, तो 1000 का 1100 होगा नहीं. बट इफ यू मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग फॉर्मूला यहाँ पे दिखेगा 1210. आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं दोस्तों. ये इधर ही 21% ग्रोथ हो गया अपना. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ये 2 बार खरीदी कर रहा है. अगर B2B बिजनेस है, मैंने क्या देखा है विथ माय एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं मालूम क्या? जब उसको जरूरत पड़ेगी वो जरूर अपने को फोन करेगा. वो अपन ऐसे भरोसे में रहते, तो उसको मार्केटिंग नहीं करते. अपन नए नए कस्टमर ढूंढने की कोशिश करते हैं. जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो सोने की खान है एक्चुअली, क्योंकि वो आपको जानता है, आपसे बिजनेस किया हुआ है, उसको अपन वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड. टेकिंग फॉर ग्रांटेड क्यों? क्योंकि अपन वो नए नए कस्टमर्स लेके आने की होड़ में. एक्चुअली गोल्ड माइन इज हियर. अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मैंने रेगुलर कनेक्ट में रहा, हर एक जो कस्टमर मेरे डेटाबेस में, हर एक कम से कम 3 महीने में एक ईमेल तो जाना चाहिए या एक फोन कॉल तो जाना चाहिए. क्या नहीं तो वो रेडार से हट जाते हैं अपन. मैं एक कंपनी को कोच कर रहा था, 400 CR ऑटो एंसिलरी यूनिट इन पिंपरी चिंचवड. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. तो मैं बोला उनको कि आप अपने वो पुराना कस्टमर लिस्ट निकाल के लाओ ना. निकाल के लाए. उसमें से हमने कैटेगराइज किया दोस्तों इनटू ABCD. ए मतलब ऑसम कस्टमर. ए मतलब ऑसम कस्टमर, एकदम जो कस्टमर वॉल्यूम दे रहा है, पैसा टाइम पे आ रहा है, अपने को रेफरल भी दे रहा है, अपन ने प्राइस इंक्रीज किया तो ज्यादा चूं चपड़ नहीं कर रहा है, राइट? वैसे कस्टमर ए कैटेगरी. बी कैटेगरी बेसिक कस्टमर. सी इज कांट डील विद. उससे धंधा करना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि वो छोटा ऑर्डर देता है, छोटा ऑर्डर देता है, लेकिन जब फोन करता है ऐसा लगता है कि वो अपने बिजनेस का मालिक है. और वो बार बार बोलता है कि वो तुम्हारा जो मालिक है ना, उसके साथ मैं कंचे खेलता था, वो मेरे साथ स्कूल में था, मेरे साथ कॉलेज में था, उसको बोलूं क्या बार. तो और ये सेम जो छोटे ऑर्डर देता है, वो अपना पैसा टाइम पे नहीं देता है, तो अपना जो सेल्स टीम है वो कलेक्शन टीम हो जाता है. उसको बोलते हैं सी कैटेगरी कस्टमर. हर एक बिजनेस में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी होते ही. और डी कैटेगरी मतलब डेड. डेड मतलब आपका सीए बोलता है इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, बहुत साल हो गए अपन खींचते जा रहे एक बैलेंस शीट से दूसरे बार, इसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा. उसका एनालिसिस किया, उनके जो पुराने कस्टमर्स थे ABCD कौन है, और जो ए और बी कस्टमर्स था उनके साथ सब डायरेक्टर्स को मैंने बोला कि आपने प्लीज उनको फोन करके उनके साथ, ये लॉकडाउन के 5-6 साल पहले की बात है, ये 5-6 साल हो गए होंगे इसको. मैं बोला उनको सबको आपने फोन करके, एक ये हफ्ते का काम है, ये जितने निकले हैं ऐसा ए और बी कैटेगरी, उनको सबको फोन जाना चाहिए. और आप ये जो 3 डायरेक्टर्स बैठे हैं, तीनों डायरेक्टर्स मुझे उनसे आपने अपॉइंटमेंट लेके उनको मिलने जाना चाहिए. क्योंकि आपको भी मालूम है वो मिलने, अगर अपॉइंटमेंट मिल गया तो इधर उधर का बात भी किया तो भी वो कुछ ना कुछ बिजनेस का बात निकलेगा ही. या तो वो खुद देंगे या आपको कुछ रेफरल मिलेगा. एग्जिस्टिंग कस्टमर है दोस्त, उनको इग्नोर कर रहे हैं अपन. अगर हमने लॉयल्टी प्रोग्राम लगाया, अगर आपका B2C बिजनेस है, लॉयल्टी प्रोग्राम लगाया, उनको ऑफर्स भेजे, उनको न्यूज़लेटर्स भेजे, उनको अपना पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बताया, तो कैन दिस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज फ्रॉम 2 to 2.2 दोस्तों? 10% इंक्रीज हो सकता है क्या दोस्तों? यस और नो? 2 to 2.2 हो सकता है कि नहीं हो सकता दोस्तों? यस और नो? एक और उदाहरण देता हूँ. मेरा जो हेयर ड्रेसर है, उसको मैंने बोला अगर तू मुझे रिमाइंडर देगा तो मैं हर महीने आऊंगा तेरे पास, नहीं तो 2 महीने में आता हूँ. अगर हर महीने गया उसके पास तो उसका टर्नओवर डबल हो गया, लेकिन वो रिमाइंडर नहीं भेजता मेरे. आपको अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं मैं जानबूझ के, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाने का एक सोचना चाहिए. 2 becomes 2.2. अब जितने लोग मैकडॉनल्ड्स गए हैं और मैकडॉनल्ड में जाके उन्होंने बोला कि गिव मी अ वेजी बर्गर या गिव मी अ चिकन बर्गर या जो भी आप खाते हैं, आपने बोला, वो लेडी क्या बोलती है, मैन क्या बोलता है आपको? नमस्कार, वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, डू यू वांट अ मील? आपको पूछता है आपको मील चाहिए क्या? तो 10 में से 2 लोग वो ट्रैप में फंसी जाते हैं. 2 लोग बोलते ठीक है दे दे मील.
मील मतलब जैसे उसने मील दिया यानी कोक और चिप्स ऐड हो गया और टिकट साइज एकदम बढ़ गया। तो जब उसने बोल दिया कि मील दे दो, उसके बाद में वो रुकती नहीं है, वो बोलती है कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज सर। फिर उसके बाद में पूछती है विद चीज और विदाउट चीज सर। आपके बिजनेस में ऐसे स्क्रिप्ट है क्या? आपने आपके सेल्स की ऐसा ट्रेनिंग दिया है क्या कि वो सिर्फ ऑर्डर टेकर है? उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा ऑर्डर लिखा और उसको सवाल ही नहीं पूछा, क्रॉस सेलिंग किया ही नहीं, अप सेलिंग किया ही नहीं। अगर हमने ये सब किया, स्क्रिप्ट किया, ट्रेनिंग दिया सेल्स टीम को, उसका रिव्यू लिया, तो 100 कैन इजिली बिकम 110। सो 2 लाख देन बिकम्स दोस्तों 2,92,820। आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये 46% ग्रोथ है। अपन ने 4 जगह अपन ने मेजर करके उधर स्ट्रेटेजी लगा के अपन ने अप्लाई किए। 2 लाख देन बिकम्स 2,92,820। अगर इतना मेरा रेवेन्यू बढ़ गया तो मेरा ओवरहेड्स विल गेट अपॉर्शन्ड ओवर अ बिगर टर्नओवर, मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो इम्प्रूव होगा। लेकिन अपने पास 76 स्ट्रेटेजीज मार्जिन इंप्रूवमेंट के हैं, थोड़े कॉस्ट रिडक्शन के हैं, थोड़े वैल्यू एनहांसमेंट के हैं। So 25 becomes 27.5% friends. 50,000 becomes 80,000, which is 60% growth in profits. 46% growth here, 60% growth here. अच्छा, मैंने आपको बोला था 16 फट भी ग्रो कर सकते हैं। आपको आपकी टीम के साथ ये सेमिनार के बाद बैठना है, वेबिनार के बाद बैठना है और बोलना यार जो भी अपने नंबर है अपन ने जो कैलकुलेट किए, वो सर ने बताई थे अपने को वेबिनार में, अपन ने कैलकुलेट किया, अगर इसको डबल करने को कितना टाइम लगेगा टीम के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ? तो फैमिली मेंबर्स बोलेंगे 5 साल लगेंगे कम से कम, कोई बोलेगा 10 साल लगेंगे। अगर ये हर एक चीज डबल हो गया ना दोस्त, 4,000 becomes 8,000, 25 becomes 50. So like that if you calculate this 2 lakhs then becomes 32 lakhs. तो अगर कोई मुझे पूछता है ना कि कैसे आप प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो लेके आएंगे और कैसे मेरा बिजनेस ग्रो करेंगे, मैं बोलूंगा 5 ways बॉस। एक्विजिशन कॉस्ट, लाइफ टाइम वैल्यू, आपका ब्रांड का पोजीशनिंग, आपका टारगेट मार्केट, ये सब है क्या? अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो उसको फिक्स करके उसके ऊपर एक्ट करते हैं, राइट? सो दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो, जो बोला था कि कैसे ग्रो करना है बिजनेस, एक टॉपिक था अपना। देन लेवरेज। अच्छा, आई विल गो लिटिल फास्टर फ्रेंड। लेवरेज, दिस इज अबाउट सिस्टम्स, कमर्शियल प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज दैट वर्क्स। लेवरेज मतलब एक बार काम करके उसका बार बार फायदा लेने का। तो लेवरेज का मतलब इन बिजनेस इज अबाउट सिस्टम्स। सिस्टम मतलब सेविंग योरसेल्फ स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी एंड मनी। रिटन सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम, सिस्टम को जहां पे अपन ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट, और इम्प्रूव कर सकते। तो इसमें ये तो हो गया, इसका 9 स्टेप प्रोसेस में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला, और एरियाज होते हैं इसके। लेट्स लुक एट द 9। ये ब्रैड शुगर ने बुक्स लिखी है, इंस्टेंट सिस्टम्स एक बुक है, तो Amazon और फ्लिपकार्ट से मिल सकती है आपको। इसका 9 स्टेप सिस्टम का मैं क्विकली बताने वाला हूं आपको। फर्स्ट है विजन स्टेटमेंट, जाका है, वेयर आर वी गोइंग। सेकेंड स्टेप इज द विजन स्टेटमेंट, कैसे जाने वाले वहां पे। तो मैं यहाँ से दिल्ली जाना हूँ, वो मेरा विजन है। कैसे जाना वाला हूँ? प्लेन से जाने वाला हूँ, रोड से जाना वाला, ट्रेन से जाना वाला, ऐसे इज द मिशन स्टेटमेंट। थर्ड, मेरे जो वैल्यूज या कल्चर है, जो जैसे अपन अपने बच्चों को वैल्यूज देते हैं वैसे अपने बिजनेस में भी वैल्यूज फ्रेमवर्क देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग ज्वाइन होंगे। अगर कॉमन वैल्यू सिस्टम नहीं है तो डेलीगेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू सिस्टम अलग है, आपका वैल्यू सिस्टम अलग है, तो फिर क्लैशेस होते रहेंगे बहुत। तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग वैल्यू स्टेटमेंट? 3 ओनर से लेते, 3 कस्टमर से, 3 सप्लायर से। ये अपना बन गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। जो भी रिक्रूट होता है वो उसको समझा देते हैं ये वैल्यूज के अंदर काम करने का दोस्त, ये वैल्यू वायलेट किया कि तेरे को देयर इज नो टॉलरेंस, ये वैल्यूज है। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस सेट करना है तो ये 3 स्टेप्स करना ही है दोस्तों। विजन बहुत लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए हम उसको गोल्स में तब्दील करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, और गोल्स हैव टू बी स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब स्पेसिफिक गोल, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल, राइट? ये एक टेस्ट है। अगर गोल बोलते हैं तो इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, तभी वो गोल है, नहीं तो एक सपना है या विश है, राइट? सो गोल्स के बाद वो गोल अचीव करने को ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन लगने वाले हैं टीम में,
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जब बना दिया कि प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये और फ्यूचर, जब बिजनेस अपने आप चलने लगेगा, प्रोफेशनल सीईओ रहेगा, फ्यूचर ऑर्ग चार्ट क्या रहेगा, ये बनाने से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको भी पता चलता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा है, राइट, उनका ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पोजिशनल कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। पोजिशनल कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आपका काम क्या है, आप रिजल्ट क्या देने वाले, और रिजल्ट से जुड़ा हुआ आपका कॉम्पेंसेशन क्या होने वाला है। इस पे दो सही होती है दोस्तों पोजिशनल कॉन्ट्रैक्ट पे, एक टीम मेंबर के और टीम मेंबर के बॉस के। अगर बिजनेस ओनर खुद है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द बिजनेस ओनर। पोजिशनल कॉन्ट्रैक्ट की रिजल्ट क्या देने वाले आप, काम क्या है आपका, रिजल्ट क्या देने वाले, उससे जुड़ा हुआ आपका कॉम्पेंसेशन क्या है। इसी के बेसिस पे रिव्यू और अप्रेजल होते हैं। नेक्स्ट, उसका एक्शन क्या होना चाहिए डेली, उसको हम लोग बोलते हैं डेली केपीआई, डेली सक्सेस एक्टिविटीज, डेली डिफॉल्ट डायरी क्या होना चाहिए उसका, टू डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस, जो उसने प्रॉमिस किया है परफॉर्मेंस, उसके लिए उसका डेली एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, केपीआई। केपीआई के बाद आता है कि हाउ टू सिस्टम, कैसे करने का ये केपीआई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाउ टू सिस्टम्स, एंड लास्ट इज रिव्यू मैकेनिज्म, कैसा वीकली मीटिंग कैसा होता है या ईआरपी के थ्रू होता है। अच्छा, ये होने के बाद 9 स्टेप्स होने के बाद हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं, पीपल एंड ट्रेनिंग पीपल, कौन सा सिस्टम, कौन सा टेक्नोलॉजी लगा सकते, डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑटोमेट कर सकते, फाइनेंस का कैसे लेवरेज ले सकते। तो ये वो 4 एरियाज के लिए 150 स्ट्रेटेजीज है, पहले ये 9 स्टेप्स करना पड़ता है, बट आफ्टर प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो। इसलिए मैंने बोला है ये अगर बिजनेस बढ़ाना है तो देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू डू इट, 6 स्टेप्स। दिस इज द थर्ड ऑफ द 6 स्टेप्स। देन कम्स द टीम पोर्शन। तो सिस्टम्स आ गया, अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन गया, पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अभी रिक्रूट कैसे करें। लोगों के पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होता ज्यादा करके। मैंने क्या देखा है, कभी कभी और मैं थोड़ा मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन हर एक कंपनी में एक कोई ना कोई एक चंदू होता है, मान लीजिए वो डायरेक्टर को चाय भी देता है और वो डबल रोल कर रहा है एचआर का भी। डायरेक्टर बोलता है अरे वो सेल्स का आदमी छोड़ के गया, ये चंदू वो एक ऐड देने का है। तो चंदू वो जाके, उसको मालूम है बहुत साल से वो कंपनी में वो फाइल खोलता है, सकाल में एक ऐड दिया था कि वांटेड सेल्स पर्सन, तो वही ऐड लेके बोलता है ये दूं क्या, डायरेक्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, बोलता है हाँ दे दे। तो वो जाके सकाल में ऐड दे के आ जाता है। तो वॉक इन में 4 लोग आते, रिसेप्शन पे 4 लोग आते, उसमें चारों के चारे आर एवरेज, लेकिन अभी वो इंटरव्यू ले कौन, तो उसको ही बोलते चंदू तू ही ले ले इंटरव्यू उसका। तो चंदू उनका इंटरव्यू लेता, उसमें से एक उसके गांव का है, तो वो बोलता बाकी डायरेक्टर को आके बोलता सर वो चारों ऐसे ही है, उसमें से एक थोड़ा बेटर है, बोलते उसको ले लो क्योंकि अपने को अर्जेंसी है, ले लो उसको। ले लेते अपन, फिर उसको बोलते कि वो जाके वो कोने में बैठ जाओ, वो जगह है तेरी, और जो तेरे बगल में जो आदमी है उससे सीख ले उसका काम। वो पहले ही वो आदमी 50% परफॉर्मेंस दे रहा है, ये जाके उससे सीखता है, तो उसका परफॉर्मेंस उसका आधा होता है। थोड़े टाइम के बाद बिजनेस ओनर खुद क्या बोलता है, क्या करते हो तो पूरा ऑफिस बोलता है सर हमको मालूम नहीं, तो क्या ये धर्मशाला खोला क्या, उसको निकाल लो। और फिर वापस चंदू के पास जाते एक और। अच्छा, ये मजाक में बोला मैंने, लेकिन ज्यादा करके ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। और फिर जो अनस्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट 2-3 बार हाथ जल जाते गलत लोग हायर करके, तो लोग मेरे को क्या बोलते हैं, अच्छे लोग मिलते नहीं सर। इंडिया जैसी कंट्री में सो मेनी बिलियन पीपल, अच्छे लोग मिल रहे नहीं, और अपना लोग जाके माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है, अपना लोग जाके गूगल चला रहा है, और अपने को लोग नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्या मिरेकल। अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठीक नहीं है दोस्तों। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या चेक होना चाहिए, एटीट्यूड चेक होना चाहिए, उसका बिहेवियरल फिट चेक होना चाहिए। ये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होता ही नहीं है। तो ये एक एरिया है जहां पे हम लोग वर्क विद द बिजनेस ओनर की नेक्स्ट लेवल टीम कैसे क्रिएट करें, नहीं तो वो बिजनेस उनके बगैर चलेगा नहीं। वंस वी रिक्रूट द टीम, उनको मोटिवेट कैसे करने का, उसका 6 कीज है दोस्तों। तो 6 कीज कैसा है, लीडर एट ऑल लेवल कैसा क्रिएट कर रहे हैं अपन। आपने खुद ने एक राइट हैंड मैन क्रिएट किया है क्या, या एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल को हायर किया है, जीएम और सीओ, लेकिन सिस्टम सेट होने के बाद, ताकि आपका बिजनेस सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में रहे। पहले सिस्टम फिर टीम, उसके बाद में कॉमन गोल,
पूरे टीम का लक्ष्य एक जैसा है क्या, उनको मालूम है कि जब कंपनी ग्रो होगी मेरे भी जो सपने वो पूरे होंगे, रूल्स पॉलिसीज क्लियर है क्या, एक्शन प्लान कोण काय करणार कधी करणार ते क्लियर आहे का, सपोर्ट रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, अगर इनोवेशन के लिए कुछ ट्राई कर रहा है बंदा और गलती हो गई तो उसको अलाउ करना चाहिए इनोवेशन। 100% इन्वॉल्वमेंट इंक्लूजन, कम्युनिकेशन फ्लो कैसा है अपने टीम में, कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, डेली हर्डल है क्या, डेली स्टैंड अप मीटिंग है क्या, वीकली मीटिंग है क्या, मंथली रिव्यू मीटिंग है क्या, तो जिसमें सबके साथ कम्युनिकेट, सबको मौका मिला क्या बोलने का, कम्युनिकेशन का। ये 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं दोस्तों अबाउट। तो मैंने बोला था हाउ टू क्रिएट एन अमेजिंग टीम, 4 आवर रिक्रूटमेंट सिस्टम, हाउ टू गेट सेल्स एंड प्रॉफिट्स 5 ways, टाइम मास्टरी के लिए होते हैं, एक भाग होता है मेरा टाइम अभी किधर जा रहा है, सेकेंड बेस्ड ऑन माई स्किल इंटरेस्ट एंड वैल्यू पर आवर मेरा टाइम जाना कहाँ चाहिए उसका प्लान, एंड तीसरा जो मेरे टीम के लिए हमारे सिस्टम, राइट। आपका नॉर्मली बिजनेस ओनर्स का चैलेंज टाइम, टीम और मनी पे होता है, वही टॉपिक लेके चला हूं मैं शुरुआत से, आपको बोला था ये तीनों पे जवाब दूंगा मैं आपको। इसके बाद होता है एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं सिनर्जी एंड रिजल्ट, विच इज IPO एटसेट्रा, जो भी। एक ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देके मैं आई विल कंक्लूड। तो ये एंटरप्रेन्योर लैडर है और आप लोग, मेरा मानना आप कहीं ना कहीं लैडर पे हैं, आप खुद ही देख लो कहाँ पे हो आप। हम लोग सब शुरू किए एज स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अपन सीखने को फीस देके अपन सीखे, तो इसको हम लोग लेवल -1 मानते हैं एंटरप्रेन्योर लैडर में। स्टूडेंट मतलब 1 है। एम्प्लॉय, जैसे मैं भी एम्प्लॉय था, अभी खुद का बिजनेस चलाता हूँ, एम्प्लॉय इज लेवल 0, तो यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम द जॉब एंड किसी और के कॉस्ट पे आप सीख रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर एक टाइम आता है कि आप प्लंज लेते और खुद का बिजनेस शुरू करते। सेल्फ एम्प्लॉयड अर्न मनी फॉर सेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया, एक टाइम आपको सेल्स करना पड़ता है, दूसरे टाइम डिलीवरी, सेल्स डिलीवरी, यानी सीसॉ, प्लेग्राउंड से सीसॉ होता है ना दोस्तों, ऐसा सीसॉ है। तो आप आपने ऑर्डर लेके आए, ऑर्डर लाए तो खुद को ही डिलीवर करना है, क्योंकि 1 मैन आर्मी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो खुद ही डिलीवर करना है। जब डिलीवरी किया तब तक सेल्स का ऑर्डर खत्म हो गया, फिर सेल्स करने का। तो ऐसा अगर सर्वाइव हो गया वो आदमी ऐसा करते सीसॉ, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर। अभी मैनेजर सेल्फ एम्प्लॉयड से मैनेजर, वो बोला कि ये परेशान हो गया ये करते करते सीसॉ, तो मैं लोगों को हायर करता हूँ, लेकिन उसके पास ज्यादा बजट नहीं होता दोस्तों, तो ही हायर जूनियर फ्रेशर, और वो खुद ही मनी मन सोचता है कि मैं ट्रेन करूंगा, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है ट्रेन करने की। लोग एम्प्लॉइज लेता है, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय वो अलग अलग जगह पे आग लगाते हैं, और ये इसका काम बिकम्स टू वो जाने का काम हो जाता है। तो सीसॉ से अभी वो मेरी गो राउंड पे चला गया था सीसॉ से मेरी गो राउंड पे। तो वो मैनेजर है, ही अर्न्स मनी फ्रॉम मैनेजिंग पीपल एंड एसेट्स, जहां जहां वो आग लगा रहे और अंटिल द टीम मैच्योर ओनर, अभी वो टीम अपने आप काम कर रही है, वो सब एक्सपीरियंस हो गए लोग, अपना काम उनको मालूम है, वो करते रहे, तो यू मेक मनी फ्रॉम प्रॉफिट्स। आफ्टर ओनर यू बिकम इन्वेस्टर। अभी सरप्लसेस इतने आ रहे हैं बिजनेस के, आप यू आर इन्वेस्टिंग इन अदर बिजनेसेस, या रियल एस्टेट, या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या पेंटिंग में, जो भी आपका शौक है, यू आर इन्वेस्टिंग। लास्ट स्टेज इज एंटरप्रेन्योर। क्योंकि आपने सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टू इन्वेस्टर दिखाया है, तो लोग आपके पास आते हैं कि ये मेरा आइडिया है, मैं पैसा भी लगाने को तैयार है, लेकिन आप आगे लेके चलो। दैट इज एंटरप्रेन्योर। ये क्यों रखा गया है स्लाइड, कि आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं आप कहाँ पे हैं ये लैडर में। और हर एक लैडर, जो आदमी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहता है, वो जल्दी से ये लैडर पे चढ़ता है, जल्दी जल्दी करके वो ऊपर चढ़ता है। और अगर उसको बहुत ही फास्ट चलना है, और उसको मैं क्या बोलता हूँ, बिजनेस कोच कब लगता है, जब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का या रणजी ट्रॉफी के ऊपर खेलने का है। गली क्रिकेट खेलने का तो कोच का सवाल ही नहीं, या बैडमिंटन खेलने का, एंटरटेनमेंट के लिए खेलने का कोच वोच लगता नहीं उसके लिए। इफ यू आर ओनली एम्बिशियस देन टू गो फास्टर, देन यू गो अप दिस लैडर क्विकली। ओके, नेक्स्ट बिट, दिस इज रिचर्ड ब्रांसन, सब जानते हैं इनको। बोलते इफ यू कैन लर्न, एक बिजनेस चलाना आप सीख गए, ये 6 स्टेप प्रोसेस एक बिजनेस में लगा दिया, आप मल्टीपल बिजनेस में लगा सकते हैं।
ये जिम रोन है, अमेरिकन फिलोसोफर, वो बोल रहे हैं नेवर विश योर लाइफ और इजियर, विश दैट यू आर बेटर। अगर आपको मार्केटिंग चैलेंज है अभी फिलहाल, या फाइनेंस चैलेंज है अभी, आपको सफिशिएंट उसके बारे में ज्ञान नहीं है, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा उस पर। अगर आपने उस पर थोड़ा मेहनत किया है, लॉकडाउन के टाइम में उसका कुछ कोर्स किया, उसके बारे में कुछ सीखा, कुछ दोस्तों से बात करी और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो जो अभी जो चैलेंज है वो चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि आपने खुद को इंप्रूव कर लिया है। नेवर विश योर लाइफ वाज इजियर, विश दैट यू आर बेटर, वर्क हार्डर ऑन योरसेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब और बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग। ये हमारे ब्रैड शुगर्स है, जो चेयरमैन और फाउंडर एक्शन कोच हैं। Where you will be in 5 years will depend on books you read, people you associate, जैसे आपने MEA बना के रखा है इतना अच्छा, and the more importantly the actions you take, right? So this is Tiger Woods talking about his #1 golfer at one time. लेकिन कोई भी आप टॉप स्पोर्ट्समैन देख लो, उसके पास कोच रहता ही है, even if he is #1. Rafael Nadal, he has a coach. Djokovic has a coach. क्यों? They want to stay at the top, and coaches are there only for the top players. Who are playing local, there's no need for a coach. So I have come to the conclusion. If there are any questions, friends, any feedback, please let us know. Any questions, queries, doubts? अभी सब लोगों का तो आपने कवर कर ही दिए पॉइंट सब। एक दो क्वेश्चन आए थे हमारे पास, उसमें से बस एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, अगर कोई इंटरेस्ट तो बाकी की करेंगे। कुछ एक हमें कुछ जो आपने कोर्स कुछ डेवलप किया है, ये तो आपने कोविड के पहले किया होगा, अभी कोविड के बाद पूरा हो गए, तो ये सब नए तरीके से नए नाम से होगा या पुराने जो आपका एग्जिस्टिंग है वही चलेगा? मेरे महेश जी, हमने सबसे ज्यादा हमारे जो कस्टमर साइन हुए वो कोविड टाइम में साइन हुए। जब कोविड इन दैट फर्स्ट मंथ वी साइन 9 क्लाइंट, क्योंकि वो लोग सब घर पे बैठे थे, उनके बिजनेसेस बंद थे, तो दे वर ऑल लुकिंग फॉर कि अभी सोल्यूशन क्या है, तो मैं सर्वाइव कैसे करूं पहले। तो सर्वाइवल के लिए एक प्लान बनाया, उसके बाद में टेक ऑफ के लिए बनाया। लेकिन सर्वाइवल और टेक ऑफ ठीक है, लेकिन फिर टीम, फिर सिनर्जी और फिर रिजल्ट, वो चेंज नहीं होता। एक्चुअली आप देखेंगे तो उदाहरण है अपने कंट्री में, अपने ये प्रीवियस लॉकडाउन में रिलायंस रेज 3.34 लाख करोड़। जब ट्रैवल बंद था दोस्तों, जो आपका बिजनेसमैन, अपना कंट्री का टॉप बिजनेसमैन है, उसने 3.34 लाख करोड़ जूम पे उसने किया है दोस्तों। Yes or no? Yes. Is that true or not? It becomes zero debt हो गया वो in that COVID time. तो आपका वही है, वो माइंडसेट पे आ जाता है कि आप बिलो द लाइन है, क्या ब्लेम एक्सक्यूज डिनाइल, कोविड है मी काय करना रहता, राइट? कोविड है मैं क्या करूं, कस्टमर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं आपको महेश जी, यहाँ पे एक न्यासी बिल्डर्स करके है पूना में, आपको मालूम होगा, बहुत मशहूर बिल्डर्स। तो उनके एक डायरेक्टर को मेरे क्लाइंट जो आर्किटेक्ट है उनको मिलने गई, तो वो डायरेक्टर ने क्या बोला उन्हें, क्योंकि ये लॉकडाउन था और सब लोग घर पे बैठे थे, मैंने अपनी टीम को बोला जितने भी पुराने इंक्वायरीज है ना NRIs के और इसके उसके, सबको फोन लगाओ सुबह से शाम तक। तो घर पे से उन लोग लगातार फोन, उनका सेल एक्चुअली बढ़ा। दूसरे बिल्डर बोले अभी कुछ होने नहीं वाला है, था वो सोचा कि यार मेरे पास इंडिया में अभी वो कोविड का टाइम में ऐसा लग रहा था कि अभी कभी अपन जाते ऊपर मालूम नहीं है, तो जो पोस्टपोन कर रहे थे अपना डिसीजन कि अपन पूना में घर लेंगे या जहाँ पे भी अपन ओरिजिनली जहाँ के हैं, अभी यूएस में सेटल्ड हैं, वो सब लोगों ने अपना जो डिसीजन पोस्टपोन कर रहे थे वो डिसीजन पास किया। गुड। तो ये आपका वही है, बिलो द लाइन अबव द लाइन, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, ओनरशिप, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल या ब्लेम एक्सक्यूज डिनाइल। ब्लेम एक्सक्यूज डिनाइल में जाना इजी है, ओनरशिप, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल लिया तो अपने पास उदाहरण है,
रिलायंस ने रेज किया है, ऐसा मैं ऐसा फिक्शन नहीं बोल रहा, रियलिटी है। Actually, sir, initially you told you should choose a niche field. There will be any Yes. competition and no price war. Yes. But there are these rare products or rare chances to have this kind of field. So can you elaborate just a minute for on that topic, how to choose that kind of thing and go into niche? I am already into niche products, but somehow I feel I should have some other products also, because it is very tough, because there are so many sacrifices has to be done. So that's what I felt. Right. Yeah. Okay. Okay. So niche, You can- niche जब बोला ना सर, the niche should be sufficient big to accommodate my ambition. वो मैंने थोड़ा मार्केट रिसर्च करके ही कूदना चाहिए अंदर कि और इसका अगर मैं कूद गया हूँ तो एक बुक मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बुक है जिसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, उसमें क्या उदाहरण, एक उदाहरण लेता हूं उसके बुक में से। सर उसने क्या उदाहरण लिया कि जो सर्कस है, जैसे जेमिनी सर्कस, रैम्बो सर्कस होता था, वो धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा करके लोग अभी देखने नहीं जा रहे उनको, और एनिमल्स और वो सब रखने का बहुत कॉस्ट बहुत बड़ा था, तो वो अभी कम होते जा रहे हैं, अभी नजर नहीं आते जैसे पहले आते थे। तो वो सिचुएशन देख के एक सर्क डू सोलेल करके सर्कस कंपनी, सर्क डू सोलेल, उन्होंने क्या किया, वो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ही उन्होंने अपना नीश बनाया कि वो एनिमल्स हटा दिए, उसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स है, एक्रोबैट्स और ये अलग अलग वो जिम्नास्टिक्स टाइप के वो शोज करने लगे, और लास वेगस में उनका एक एक टिकट $150 से $200 में बिकता है, और हाउसफुल जा रहा है उनका। सर्क डू सोलेल सर्कस में थे वो लोग, लेकिन उन्होंने पिवट किया, उन्होंने देखा कि सिचुएशन चेंज हो रहा है, अपना ओशन रेड ओशन हो रहा है, क्योंकि सब लोग डिस्काउंट वॉर में लगे, तलवार निकाल के डिस्काउंट काट रहे, तो सबका खून पानी में है। तो उन्होंने ब्लू ओशन कैसे देने का, तो जो जो इश्यूज थे वो पैरामीटर्स चुने, वो पैरामीटर्स के ऊपर नया स्ट्रेटेजी निकाला, और वो स्ट्रेटेजी निकालने के बाद उनका एकदम टेक ऑफ हो गया। उस वो बुक में एक और स्टोरी भी है कि जो क्राउडेड मार्केट था ऑफ वाइन का क्राउडेड मार्केट था, कि फ्रेंच लोगों ने उस पर बना के रखा था। तो क्या हो गया, लोग घबराते थे वाइन खरीदने को, क्योंकि वो पूछता था आपको ड्राई वाइन चाहिए कि स्वीट वाइन चाहिए, आपको व्हाइट वाइन चाहिए कि रेड वाइन चाहिए, आपको इधर का चाहिए। वो उनको लगता था कि मैं कैसे इसको सवाल का जवाब ही देने को आता नहीं अपने को। तो उसने एक ब्रांड निकाला येलो टेल ऑस्ट्रेलिया का, जो जस्ट लाइक अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक उसने वाइन को पोजीशन किया। उसका सेल ऐसा टेक ऑफ हुआ, ये फ्रेंच लोगों का सेल ऐसा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, येलो टेल का ऐसा टेक ऑफ कर रहा है वही मार्केट में फ्रेंड। तो उसमें ऐसे 8-10 एग्जांपल्स दिए, और उसमें उसने बताया कौन से पैरामीटर्स चुन के आप कैसे अपना नीश बना सकते हैं। हमारे पास कैसा रहता है, जब मैं आपको, मान लीजिए अपन साथ में चाय पी रहे कभी, तो मैं आपको मेरे टेम्पलेट्स के द्वारा कैसे नीश क्रिएट करना है वो बता सकता हूँ, कैसे आपका नीश, कैसे नो प्राइस कंपटीशन थ्योरी तो बोल दिया, प्रैक्टिकल में कैसा कन्वर्ट करने का उसको। अच्छा, जो भी अपना डिस्कशन होता ना, दैट आई एम ऑफरिंग फॉर MEA, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, एंड कोचिंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। सो यू मस्ट टेल मी, नहीं ये अपने को नहीं करने का है, यू शुड टेल मी दैट, आई डोंट माइंड, मेरा चमड़ी बहुत मोटा है, एंड दिस इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ सेल्स पिच ऑल्सो, लेकिन एक डिस्कशन विथ यू ओवर अ कप ऑफ टी अबाउट योर बिजनेस, क्योंकि अभी कुछ जानकारी नहीं है, तो उसमें मैं क्या, आई कांट गिव अ वेरी डिटेल आंसर। उसके बाद में if you see value, then see. So I'd love to have a cup of tea with any of you. So I must thank you again, MEA, for this opportunity, and I have concluded. If there are no more questions, I have concluded, friends. Please go on. On behalf of MEA, yeah, this is my vote of thanks, formal. Okay. So thank you, sir. Thank you. On behalf of MEA,
I thank you very much for your extraordinary presentation. Actually, it was a bit fast, I think so. You need more, an hour more. I need more let's time. see, let's see how can we meet you again. Yeah. And thank you to all attendees also. I think after meeting you few times or something like that, we can arrange your one more session after 3, 4, 6 months. So Sure. we should have minimum 200 of attendance. So Sure. it was from my side, it was extraordinary. I was attending it keenly. We will Thank you so much. meet soon. Thank you very much. Thank you all attendees also. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.